गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? क्या हम लाइव हैं? आवाज आने लग गई है? हेलो गाइस। आ गए हैं काफी सारे बच्चे और आ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए सेशन में, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हुआ ये था कि हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट कोऑर्डिनेशन कंप्लीट किया, उसके अलावा ब्लॉक केमिस्ट्री कंप्लीट करी। मुझे लग रहा था मैं क्या स्टार्ट करूं, आइदर आई शुड गो फॉर मेटलर्जी और देयर आर अदर टॉपिक लाइक सॉल्ट एनालिसिस। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज स्टार्ट करने के बजाय हम लोग जो शाम को क्लास लगाते हैं 9 बजे करीब, उसके अंदर हम लोग जीओसी पढ़ते हैं, मतलब ऑर्गेनिक वाला पार्ट वहां चल रहा था। तो मुझे लगा कि वहां ना करके सुबह सुबह फ्रेश इस टॉपिक को करते हैं, बिकॉज इस टॉपिक के लिए रियली मुझे एनर्जी चाहिए। मुझे एनर्जी चाहिए ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं, मैं उसको थोड़ा सा और कह सकते हैं ना ज्यादा एनर्जी से पढ़ा सकूं, ताकि आप लोगों में से हर एक बच्चे को इस टॉपिक को पढ़ने में बड़ी एकदम बेस्ट फीलिंग आ जाए। तो इसीलिए मैंने इस क्लासेस को सुबह प्लान कर दिया। अब आज से हर दिन डेली हम सुबह मिलेंगे, 1 सवा घंटे के लिए हमारी क्लास रहेगी, और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपनी ऑर्गेनिक का सेकेंड पार्ट, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। आप लोगों से मेरा वादा हुआ और मैंने आपको कहा कि मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा मैकेनिज्म पढ़ा पढ़ा के। तो इसीलिए मैंने उन दोनों चीजों को इनकलकेट करते हुए हेडिंग डाली है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग धीरे 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 करके और चैप्टर्स कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ एडिशन रिएक्शन से। तो जब एडिशन रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी, तो उसके दौरान हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे अपना एल्कीन चैप्टर, अपना एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की एडिशन रिएक्शंस। ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी हम एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुके होंगे। उसका सेकंड चैप्टर हमारा आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट करते ही हम एल्केन चैप्टर की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की और अल्कोहल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुके होंगे। तो यू विल बी सो मतलब कह सकते हैं ना कॉन्फिडेंट इन इन क्वेश्चंस के अंदर कि सर क्वेश्चन देखते अब हो गया सर, मतलब ये जो चुटकी मैंने बजाई ना, बिल्कुल इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन होने लगेगा। ठीक है? तो मेरे सारे दोस्त आ चुके हैं क्या? एक बार सभी बच्चे हाय हेलो 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 कर दो, सब कर दो सभी बच्चे। एक बार मैसेज करेंगे तो पता लगेगा, मुझे पता नहीं लगेगा ऐसा। चलो ठीक है, आ जाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। पहले मेरा इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ शशांक, और मैं पिछले 16-17 साल से पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के एस्पिरेंट्स को। 2005 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी पढ़ाने की, और मतलब ऑलमोस्ट काफी सारा समय हो गया है बच्चों को पढ़ाते हुए, और मैंने कोशिश अपनी तरफ से प्रॉपर करी है कि हर साल कोई ना कोई एक अच्छा ऐसा स्टूडेंट को एक एवरेज जगह से उठाकर और एक प्रॉपर रैंक होल्डर बनाऊं। तो कोशिश मेरी पूरी हर साल रही है, और मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एवरेज से और बहुत ही अच्छे रैंक पे सेलेक्ट कराया। बस पॉइंट ये आता है कि मेरी तरफ से मेहनत मैं करता रहा हूँ। जो भी बच्चा अपनी रिस्पॉन्स वापस देता रहेगा, पढ़ता रहेगा, ऑफकोर्स वो सेलेक्ट जरूर होगा। अगर देखा जाए तो एक चैनल है जिसको हम लोग सब जने मिलकर रन कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स पढ़ा रहे हैं रोहित सर, देन हरिओम सर एंड काजल मैम, वो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ये क्लासेस डेली चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं। इन क्लासेस में हम लोग दो चीजों को ध्यान रखते हैं, 11th क्लास और 12th क्लास। हम सुबह के टाइम पर 12th क्लासेस के टॉपिक को मेनली केटर करते हैं, और शाम वाले टाइम पर मेनली 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं उनको केटर करते हैं। कोशिश यही करते हैं कि आप में से हर एक बच्चे को ये सारे के सारे टॉपिक को समय रहते, यानी कि नीट 2022 और नीट 2023 के पहले इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर कर सके। जो बच्चे 11th की क्लास अटेंड कर रहे हैं, जब उनका 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तब वापस से यहाँ पर 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ से 12th का चल रहा है। जो बच्चे 12th अटेंड कर रहे हैं वो 12th के साथ साथ शाम को 11th अटेंड कर सकते हैं।
11 के बच्चे सिर्फ 11th अटेंड करिए, और जब 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम इस जगह पर 12th स्टार्ट कर देंगे। दिस इज आवर बेसिक मोटिव कि आप में से हर एक बच्चे का क्लासेस, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सिलेबस कंप्लीट हो, जिसके अंदर हर एक चीज कवर अप हो। खत्म करना कोई मेरा मोटिव नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एक ऐप है जिसके अंदर भी ये सब चीजें हमने डिजाइन करी हैं। इस ऐप को आप मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने वेब ब्राउजर पे भी देख सकते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो यू विल फाइंड कि देयर आर सेवरल फैसिलिटीज जो कि सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, जैसे कि लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस। ये एक स्टूडेंट को दिमाग में रखते हुए कि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए। एक स्टूडेंट को जब भी वो क्लास अटेंड करता है तो उसको चाहिए कि प्रॉपर शेड्यूल्ड हो, उसको चाहिए कि एक टॉपिक के बाद टॉपिक इंडेक्स में अरेंज्ड हो, उसको ये चाहिए कि उन सभी टॉपिक पे प्रैक्टिस होती जाए, तो क्विजेस होने चाहिए। दूसरी चीज की हो सकता है कि उसको अगर ये टॉपिक इस टीचर से समझ में ना आए तो उसका फैसिलिटी होनी चाहिए उस टॉपिक को दूसरे सर से पढ़ने की। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को बहुत प्रॉपर्ली डिजाइन किया गया है। मैंने इस ऐप पे स्पेसिफिकली स्पेशल क्लास के नाम पर बहुत सारा जो सिलेबस है वो आपको पढ़ा दिया है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उस सिलेबस को जाके कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कुछ पेड कंटेंट भी दिया जाता है, जिसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन चीजों को एक स्टूडेंट पर्सनली लेना चाहता है। उनको ऐसी फीलिंग रहती है कि यार हमारे को ये टॉपिक में सर पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, सर इस टॉपिक के अंदर मैं चाहता हूं कि आप मुझसे मतलब इस तरह से अपन पढ़ें, भीड़ नहीं चाहिए, मतलब उसको पर्सनलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हमने उस चीज के लिए एक स्पेशल क्लासेस को कन्वर्ट कर दिया है प्लस क्लासेस में। ये जो प्लस क्लासेस हैं इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं 23 जून से। तो 23 जून विल बी द डेट जिस दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इसको प्लान ऐसे किया है कि सबसे पहले मैं आईओसी स्टार्ट करूंगा, देन वहां पर मैं ओसी, देन वहां पर मैं पीसी स्टार्ट करूंगा। अभी आईओसी जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसके अंदर जैसे कि लेक्चर 1 होगा, फिर लेक्चर 2 होगा, फिर लेक्चर 3 होगा, फिर उसके बाद डाउट आएगा, डाउट क्लास लगा दी जाएगी। फिर उसके बाद में उसी तरह से लेक्चर्स आएंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के बाद 3, 4, 5, 6, देन उसके बाद में फिर डाउट आएगा, डाउट क्लास। उसके बाद हमने इसके ऊपर क्विज रखा हुआ है। तो these are the pattern, this is the pattern I have to follow, I will follow in whole inorganic chemistry, in whole organic, मतलब प्लस क्लासेस को इस तरह से डील करूंगा ताकि हर एक बच्चे को अपने डाउट पूछने का संपूर्ण मौका मिले, ठीक है। चलिए, तो ये कोड जो है ये आपको यूज करना पड़ेगा अगर आपको इस प्लस क्लास के लिए जाना है तो, क्योंकि ये प्लस क्लासेस इस कोड के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए और क्या क्या फैसिलिटीज हैं इस सेशन के लास्ट में बताऊंगा। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है जरा बोर्ड पर आइए हम और आप सीखते हैं। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखें, मुझे लगता है मेरे सारे बच्चे आ चुके हैं। एक बार मुझे चैट को रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि शायद आप लोग कुछ लिख रहे हैं चैट में। यस, एके ऑनलाइन है, अमित भी ऑनलाइन है, चंद्रमोहन भी ऑनलाइन है, और आकृति ऑनलाइन है, और डीके ऑनलाइन है, फ्यूचर डॉक्टर ऑनलाइन है। अरे सभी फ्यूचर डॉक्टर है, सभी ऑनलाइन। अरे वेरी नाइस बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अपने बाकी के दोस्तों को बुला लो। हिमांशु जल्दी से आ जाओ भाई, हिमांशु को मैसेज करो। आकांक्षा आ गई है, अनमोल को मैसेज करो, है, और बाकी कौन बचा, सुश्री को मैसेज करो। सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मैसेज करो और बोलो यार टाइम से आ जाएंगे। चलो बोर्ड पर जरा ध्यान से देखो। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक नए अंदाज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे अपनी तरफ से पूरी फीलिंग है कि आप में से हर एक बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं रिएक्शन को लिखने में डर लगता है। तो आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। आइए बोर्ड पर जरा ध्यान से देखें। टॉपिक की हेडिंग है दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म and reaction intermediates, reaction intermediate। अब पॉइंट क्या आ रहा है कि ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन इंटरमीडिएट है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे लिए बहुत आसान है। अगर मैं चैप्टर की हेडिंग डालूं एल्केन्स और मैं बोलूं देखो एल्केन की ये प्रॉपर्टीज है, एल्केन जो होता है उसकी ऐसे प्रिपरेशंस करते हैं, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। इट मे टेक ऑलमोस्ट 1 लेक्चर और 2 लेक्चर टू कंप्लीट एल्कीन, इट मे टेक 2 लेक्चर्स टू कंप्लीट एल्कीन एल्काइन। आई थिंक 3 लेक्चर या 4 लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन एक बात बताओ कि
एग्जाम के अंदर क्या वही रिएक्शन आएगी जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, या एग्जाम में रिएक्शन कुछ भी आ सकती है रिलेटेड टू एल्कीन एल्कीन एल्काइंस। तो मुझे आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करना है, तो हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि एनसीईआरटी को डिक्टेट कर रहे हैं, एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं। ये हमारा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को एक बेस्ट फीलिंग आ सकती है, बिकॉज कंफर्ट, कह सकते हैं ना, कंफर्ट ऐसी एक ऐसी चीज है जो अगर आपको दिया जाए तो हमारी बॉडी उसको सबसे पहले वेलकम करती है। यस, अरे यार आराम से काम चल गया। पर ये जो काम चल गया या आराम से काम चल गया ना, इससे किसी भी हालत में कंपटीशन एग्जाम क्रैक नहीं होता है। हमको थोड़ा सा वहां पर अपनी नॉलेज को बढ़ाना होता है, बिकॉज वो वहां पर हमारी नॉलेज ही देखना चाहते हैं कि हमने नॉलेज कितनी गेन करी है, चेक करना चाहते हैं। तो हम इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा कह सकते हैं ना, मोल्ड करके पढ़ते हैं, सो दैट कि हम साइंस पढ़ें। साइंस को कैसे पढ़ते हैं जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। मैंने यहां पर कोई रिएक्शन लिखी, लेट से ए के अंदर मैंने बी की रिएक्शन कराई, सो दैट कि कोई प्रोडक्ट बना। जरा बोर्ड पर बड़ी ध्यान से इस बात को देखें, ए प्लस बी गिव सी, या कोई प्रोडक्ट बन रहा है। इसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन कंडीशन हमें दी गई है, कोई ना कोई रिएक्शन कंडीशन हमें दी गई है। यहां पर मैं लिख देता हूं रिएक्शन कंडीशन, हमें कोई ना कोई रिएक्शन कंडीशन दी गई है। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, ये ए क्या है। इस ए के लिए मैंने एक वर्ड लिखा है, दैट इज सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट है। ये बी क्या है, दिस इज नोन एज रिएजेंट, ये रिएजेंट। अब पॉइंट ये आता है कि ये सबस्ट्रेट क्या हो सकता है। तो सबस्ट्रेट हो सकता है कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर हमको रिएजेंट डालेंगे और वो रिएक्ट करेगा। ये कौन है, ये वही है जो हमारे चैप्टर्स हैं। सबस्ट्रेट कैन बी एल्केन्स, वो एल्केन्स हो सकते हैं। सबस्ट्रेट कैन बी एल्कीन और एल्काइन, हमारे ये चैप्टर हैं, ये हो सकते हैं। सबस्ट्रेट कैन बी आरएक्स, दैट इज एल्काइल हैलाइड। Substrate can be alcohol, can be ether. Substrate can be aldehyde और ketone, RCHO और RC double bond OR, ये हो सकते हैं। Substrate can be carboxylic acid और उसके डेरिवेटिव RCOOH और RCOOG, कोई भी हो सकता है। Substrate can be amines like RNH2 टाइप कंपाउंड हो सकते हैं, RNH2 etc. लेकिन सबस्ट्रेट कैन बी बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स, इनमें से कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है। इन पर हमें कोई रिएजेंट डालना है। अब आपको क्या लगता है, रिएजेंट को स्पेशली भगवान ने ऑर्गेनिक के लिए थोड़ी बनाया है। वो रिएजेंट जो कि नॉर्मल रिएजेंट होते हैं हम लोग डालेंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज कि हम यहाँ पर रिएजेंट्स क्या क्या डाल सकते हैं। अगर मैं उस रिएजेंट की बात करूं तो क्या मैं पानी डाल सकता हूं, यस सर। क्या मैं कोई एसिड डाल सकता हूं, यस सर। क्या मैं कोई बेस डाल सकता हूं, यस सर। क्या मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल सकता हूं, यस सर। क्या मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकता हूं, यस सर। दीज आर द बेसिक रिएजेंट जो कि नॉर्मल रिएजेंट्स होते हैं। अब इसके अलावा और क्या रिएजेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा रिएजेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैटेगरी दो हो सकती है, दैट इज इनमें से कुछ रिएजेंट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटैकिंग बिहेवियर। दे कैन बी न्यूक्लियोफाइल्स, दे कैन बी इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या मुझे आप लोगों को ये बताना चाहिए ना कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल चीज क्या है, बिकॉज दीज न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक एंड इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक एंड प्रोसीड द रिएक्शन। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि आप रिएजेंट कुछ भी डालो, बट हो सकता है कि वो कुछ न्यूक्लियोफाइल हो या कोई इलेक्ट्रोफाइल हो। यानी कि या तो आप डायरेक्ट रिएजेंट का नाम जानते हो, या फिर आप उनका नेचर जानते हो जो रिएजेंट इन पर अटैक करने वाले। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखो यही आने वाला है। वो आपको ए बी और प्रोडक्ट है, वो या तो आपको ए और बी दे देगा और प्रोडक्ट पूछ लेगा, या वो आपको प्रोडक्ट दे देगा, ए दे देगा और आपसे रिएजेंट पूछ लेगा, या आपसे कोई रिएक्टेंट पूछेगा, आपको रिएजेंट और प्रोडक्ट दे देगा। तो आपको ए बी सी में से कोई एक चीज को गायब करेगा, बाकी दो चीज दे देगा और वो आपसे पूछेगा कि वो चीज क्या है। अब इस कंडीशन में एक और प्रॉब्लम आती है साथ में, और वो क्या आती है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट हमसे बनवा रहा है, इस प्रोडक्ट का वो हमसे मतलब ये प्रोडक्ट क्या है, फेट और दूसरा दैट इज रेट, इन दो पर क्वेश्चंस आते हैं।
वो आपसे ये भी कर सकता है कि प्रोडक्ट क्या बना, जो कि मैंने अभी बोला, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आपसे ये पूछे कि ये प्रोडक्ट के बनने की रेट ज्यादा है या इस प्रोडक्ट के बनने की रेट ज्यादा है। दैट इज वो आपसे पूछ सकता है। एक तो मेजर प्रोडक्ट आपसे वो पूछ सकता है, और वो आपसे पूछ सकता है दैट इज माइनर प्रोडक्ट, पीडीटी लिख रहा हूं, प्रोडक्ट मतलब पीडीटी। वो आपसे मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। इस जैसे अभी रिसेंटली जो एनटीए के पेपर हुए हैं मेंस के, आईआईटी मेंस के, उसके अंदर सवाल ऐसा ही आया है कि एक बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप लगा दिया गया और वो आपसे पूछ रहा है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या रिएजेंट डाले जाए। ऑर्थो और मेटा और पैरा को चेंज करके उसने सवाल पूछा था। उससे बिल्कुल फोकस्ड एक एग्जामिनर की फीलिंग आती है कि वो बहुत ही तरीके से आपसे सवाल पूछ रहा है। उसका बिल्कुल फोकस इसी बात पर है कि आप में से हर एक बच्चे को पता हो कि कोई रिएक्शन का जो अटैक है उसका क्या तरीका होता है। वो मैकेनिज्म बेस्ड सवाल पूछ रहा है और इसको डायरेक्ट सवाल कहते हैं। अब क्या होता है, मान लो एक एग्जाम हुआ, नीट का एग्जाम हुआ, आपने एग्जाम दे दिया, आपसे सवाल हुआ या नहीं हुआ डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि जब आपके एग्जाम के बाद में कोई टीचर अपने बेंच पे आके खड़ा होता है, बताया क्या बोलता है, ये देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया था, ये देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया था। अरे आपने पढ़ाया तो ये था कि ये जो रिएजेंट है इस पर अटैक करने से प्रोडक्ट बन जाता है, इसलिए आपने अपनी ड्यूटी तो पूरी कर ली, लेकिन मुझसे तो सवाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि वो रिएक्शन होनी कैसे है। यानी कि आई कैन जस्टिफाई आफ्टर एग्जाम कि ऐसा मैंने पढ़ाया पर मेरा बच्चा नहीं कर पाया, तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा हुआ। तो मैं ये चाहता हूं कि मैंने पढ़ा दिया तो ये मैं कह सकूं कि यार देखो मैंने पढ़ाया, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है मैं ये भी कह सकूं कि मेरा बच्चा करके दिखाया। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको करने के लिए उसको उस होराइजन में सोचना पड़ेगा, उसको उस दायरे में सोचना पड़ेगा कि अगर ये अटैक ऐसे कराया था तो ये बना था, लेकिन एग्जामिनर ने तो तरीका बदल दिया है, अब कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो उसको वो बात पता होनी चाहिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मैं इसकी एक एक रिएक्शन बोर्ड पे करा दूंगा तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी पूरी कर गया। लेकिन फिर भी, और ये भी मैं कह सकूंगा एग्जाम खत्म होते ही कि देखो ये तो मैंने पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे ने अगर नहीं करा तो मेरा क्या फायदा हुआ। ये चीज मैं थोड़ी सी आपको समझाना चाह रहा हूं कि मुझे आपको जस्टिफाई करने से फायदा क्या होगा कि यार मैंने तो पढ़ाया, मुझे ये तब फायदा होगा कि जब आप करके आओगे। चलिए तीसरी चीज पे चलते हैं और वो है रिएक्शन कंडीशंस। ये रिएक्शन कंडीशन क्या है? रिएक्शन कंडीशन जैसे कि एनवायरमेंटल कंडीशन हम ले लेते हैं, उसको नाम हम देते हैं प्रेशर कंडीशन। दूसरा हम नाम देते हैं टेम्परेचर कंडीशन। तीसरा हम नाम देते हैं पीएच कंडीशन। चौथी चीज हम लोग बोलते हैं दैट इज सॉल्वेंट, बोलो सॉल्वेंट या फिर हम बोलो मीडियम। इस तरह के कई सारी चीजें आती हैं। ये सब चीजें मेजरली रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रोडक्ट के बनाने में कि भाई प्रोडक्ट कैसा, ये रिएक्शन कैसी होगी। इसमें से प्रेशर कंडीशन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर, पीएच और सॉल्वेंट को हम कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो यही तीन प्ले करता है। इसमें से ज्यादा बेहतर और अच्छा रहता है जो कि हम अगर देखें तो टेम्परेचर और मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इन सभी चीजों को हमको एक एक करके सीखना है। आई थिंक यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर है। कोई सवाल आया हो तो बताओ बेटा। सर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, अरे मेरा बेटू हर एक चीज कराऊंगा। मतलब तेरे दिमाग में अगर कोई एक वर्ड भी कभी तूने किसी टीचर से पढ़ा होगा ना, इस सिलेबस में सब कंप्लीट होगा। एक एक चीज को कवर अप करूंगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने नोट्स अभी तेरे को देखकर बनाए हैं। ये देखो, ये देखो, ये जो मेरी ये जो पैड है, आईपैड, ये यहाँ पर साथ में रहता है और इस आईपैड में एक एक टॉपिक रहता है कि मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी है। मैं जब बोलता हूं उसके बाद एक बार इधर देखता हूं यार कुछ चीज छूट तो नहीं गई। मैं गारंटी लेता हूं कि कुछ नहीं छूटेगा, सिर्फ तुम मेरी बात पर ध्यान देना। मतलब यू विल गेट कि हाँ यार सर सब कुछ हो गया। ठीक है, मेरी बात सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गई। मुझे लगता है कि इस जगह कोई भी तरह का एज सच कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है। क्या क्लियर हो गई? मेरी बात समझ में आ गई? आज आप थंबनेल अगर देखें तो उस थंबनेल की जो हेडिंग है वो हेडिंग क्या है? सर पीएच को क्यों छोड़ रहे हैं? पीएच को कहां छोड़ रहे हैं? पीएच, जैसे मैं आपको कहूं कि मैंने आपको बताया एल्कीन के ऊपर मैंने अटैक कराया HCl का, या एल्कीन के ऊपर अटैक कराया NOCl का, या मैंने एल्कीन के ऊपर अटैक कराया लेट्स से Br2 का,
मैंने एल्कीन के ऊपर अटैक कराया ICL का, इस तरह से मैंने अलग अलग रिएक्शन कराई। इस समय रिएक्शन में हमने पीएच की बात कहां करी? मैं ये नहीं कह रहा कि हम पीएच बदलेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पीएच बदलेंगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मैंने पीएच की बात कहां करी? बिकॉज इन रिएक्शन में पीएच मेंशन करना रिक्वायर्ड ही नहीं है, मतलब नॉर्मल एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो जाती है। आप यू डोंट हैव टू अप्लाई एक्स्ट्रा एसिडिक मीडियम और एक्स्ट्रा बेसिक मीडियम फॉर दैट रिएक्शन। कुछ जगह पर जरूरत पड़ेगी, एक दो जगह पर, वहां पर हमको मीडियम स्पेसिफिकली ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज नो नीड टू ऐड स्पेसिफिकली पीएच, कोई स्पेसिफिकली कोई अलग से पीएच डालना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, लेकिन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट ऐसे है कि आप लोगों ने खुद ने देखा होगा कि जैसे मैं आपको मतलब थोड़ा सा ये मान के चल रहा हूं कि आपने कभी ना कभी इस ऑर्गेनिक को पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो मेरी बात को कुछ सेकंड्स के लिए इमेजिन करने की कोशिश करना, आगे जाके तो मैं पढ़ा ही दूंगा। कैसे? एक जगह रिएक्शन होती है, उसमें करते क्या है, हम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। एल्काइल हैलाइड मतलब आरएक्स ले लेते हैं। एल्काइल हैलाइड समझते हो ना, एल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन लगा हो। हम उसमें क्या करते हैं कि या एल्कोहल ले लेते हैं, हम उसमें कोई रिएजेंट डालते हैं। वो रिएजेंट दो तरह के काम करता है। वो या तो जाएगा और इस आरएक्स को रिप्लेस कर देगा, वो जाएगा जैसे न्यूक्लियोफाइल हमने डाला और वो इस आरएक्स को रिप्लेस कर देगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अपना दूसरा रूप दिखाए और जाकर इस H+ को ले आए, ये इधर घूमे और ये निकल जाए। यहां पर तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, जबकि यहां पर ये हो गया एलिमिनेशन। इस जगह पर हम लोगों को टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। तो टेम्परेचर इज अ फैक्टर जो कि यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, कि अगर आपने टेम्परेचर कम दिया तो वो सब्स्टिट्यूशन कर पाएगा, लेकिन अगर आपने ज्यादा दिया तो वो एलिमिनेशन कर पाएगा। तो यहां टेम्परेचर एक अपना पार्ट प्ले कर जाता है। अदरवाइज मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपको अगर ये दो कैटेगरीज आती हैं तो कंडीशंस आपको कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि इस कंडीशन अगर आपको नहीं आती हैं तो आप रिएक्शन नहीं कर सकते। 99% आप इन रिएक्शंस को कर सकते हो। 1% जैसे कि जगह यहां पर आपको पता लगा कि हाँ यार कुछ कंडीशंस की जरूरत पड़ रही है। अदरवाइज अगर इस कंडीशन को मैं बिटा दूं, अगर ये कंडीशन को मैं यहां से हटा दूं, तो आप इन दोनों को भी अगर प्रॉपरली जानते हो, इनके बारे में नेचर प्रॉपरली जानते हो और इनके बारे में नेचर प्रॉपरली जानते हो, यू गेट तुरंत आप उससे निकल जाओगे बाहर। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है मेरा बच्चा, आगे चलते हैं अपन लोग, आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अगली चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में फाइनली मैंने क्या देखा कि कोई रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स दो है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, और उससे हमने फाइनली प्रोडक्ट बनाया। ये बना कैसे? अगर मैंने कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो कैसे बना? ये रिएक्टेंट मैंने इसमें कोई सबस्ट्रेट था, इसमें रिएजेंट डाला और ये प्रोडक्ट बन गया, बन गया प्रोडक्ट। अब सवाल आता है ये जो प्रोडक्ट बना मेरे पास में, ये जो मेरे पास प्रोडक्ट बना, ये कैसे बना? तो देखो प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक एटम ने दूसरे एटम पे अटैक किया और प्रोडक्ट बना दिया। दिस इज द एक्चुअल तरीका। बट क्या मैं इसको ऐसे बोलूंगा तो क्या ये एक्सप्लेन हो पाएगा? नहीं। तो आई हैव टू एक्सप्लेन इट कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। मुझे इस बात को एक्सप्लेन करना है कि आखिर ये रिएक्टेंट यही प्रोडक्ट क्यों बनाया, कोई दूसरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया। अगर मैं रिएक्टेंट बदलता हूं तो प्रोडक्ट क्यों बदल जाता है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं मेरा बेटू? रिएक्शन मैकेनिज्म। ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इस बात को समझना। ये प्रैक्टिकली टेस्ट ट्यूब के अंदर हो नहीं रहा है। प्रैक्टिकली तो एटम एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट करते हैं, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इट इज अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। इस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को कहां से हम लाए? दिस इज द बेस्ट, कह सकते हैं ना, दिस इज द बेस्ट अमंग सेवरल रीजंस। कैसे? मैंने आपको एक बार पहले बोला था, मुझे मालूम है कुछ बच्चों ने मुझे सुना होगा। मुझे यहां से कोटा जाना है, मैं यहां से उठा और मैं कोटा चला गया। आपने मुझे यहां ऑब्जर्व करा कि मैं जयपुर में हूं, आपने मुझे ऑब्जर्व करा कि मैं कोटा में। अब सवाल आता है कि लोगों ने पूछा सर जयपुर से कोटा कैसे गए? किसी बच्चे ने जवाब दिया कि सर जयपुर से कोटा पैदल चल के गए। किसी बच्चे ने कहा कि सर जयपुर से कोटा साइकिल चला कर गए। किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर प्लेन से गए। किसी बच्चे ने कहा नहीं सर तो
बोट से, नाव से गए, बोट से चल, कोई बोला कि नहीं सर अपनी गाड़ी लेकर गए, कार चला के गए, कोई बोला कि नहीं सर ट्रेन से गए। तो देखा मैंने कितने सारे मोड बता दिए मेरे यहाँ से कोटा जाने के, बहुत सारे मोड बता दिए। अगर मैं उन सभी मोड को डिस्कस करूं तो एक एक करके कैंसिल करता जाऊंगा। सर यहां से 4 घंटे में पहुंचे, इससे क्लियर है कि सर पैदल भी नहीं गए, इससे क्लियर है कि सर साइकिल से भी नहीं गए, इससे क्लियर है कि सर प्लेन से भी नहीं गए, बिकॉज इन तीनों मोड के अंदर टाइमिंग डिफरेंट होती है, तो ये तीनों मोड कैंसिल हो गए। मैंने आपको पहला वर्ड बोला टाइमिंग, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। दूसरी चीज कि सर ऐसा कंडीशन के अंदर क्या खुद कार चला के गए या ड्राइवर चला के गया कार, तो ऐसी कंडीशन में कंडीशन देते हैं, यार सर को खुद को गाड़ी चलानी आती है तो सर मतलब काफी ड्राइविंग को भी पसंद करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली सर खुद चला कर गए। किसी ने कहा लेकिन यार मैंने सर के पास ड्राइवर देखा था उस दिन, सर अपना ड्राइवर लेके चल रहे थे, तो हो सकता है कि सर ड्राइवर लेकर गए हो। अब उस पर डिस्कशन होगा कि सर जब वहां पहुंचे थे तो वहां पर पहुंचने के बाद में ड्राइवर को हमने जाते हुए देखा, ऐसे करके देयर आर सेवरल रीजंस। इन सभी तरह की चीजों को हम लोग रिएक्शन पर अप्लाई करेंगे। क्या कि जब ये रिएक्शन हुई तो बाय प्रोडक्ट क्या बने, जब ये रिएक्शन हुई तो टाइम कितना लगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, जब ये रिएक्शन हुई तो ये एक्सोथर्मिक थी या एंडोथर्मिक थी, जब ये रिएक्शन हुई तब ऐसी कंडीशन में अगर मैंने इस सबस्ट्रेट पे ये रिएजेंट की जगह ये रिएजेंट डाल दिया होता तो प्रोडक्ट क्या बनता। मेरी बात समझ में आ रही। इन सब ऑब्जर्वेशन से हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं कि रिएक्शन कैसे हुई होगी। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रैक्टिकल थिंग, जो प्रैक्टिकली हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन है। इस एक्सप्लेनेशन को करने के लिए, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को करने के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। वो कैसा है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इस मल्टी स्टेप प्रोसेस का मतलब क्या कि डायरेक्ट रिएक्टेंट से सीधा कूद के प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ये मान के चलना है कि रिएक्टेंट से बीच में कुछ चीजें बनी जिनको हम लोग आइदर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोलते हैं, या फिर हम उनको ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं। या तो हम उनको क्या बोलते हैं मेरा बेटू, ट्रांजिशन स्टेट, और या फिर हम उनको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के नाम से जानते हैं। ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है, दोनों के उम्र में डिफरेंस है, दोनों की लाइफ में डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने किसी से हाथ मिलाया, तो देर इज अ टाइम, हाथ मिलाने में जो मुझे समय लग रहा है, मतलब देर इज सम 1 or 2 or 3 सेकेंड्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन मैंने किसी से हाई फाई करी, देर इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में यही फर्क है कि जब एक रिएक्टेंट, एक रिएजेंट और एक अपने सबस्ट्रेट को जब उन एटम्स को टकराया तो दैट इज जस्ट अ कोलिजन, उसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जबकि रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है कि दोनों आपस में जुड़े, दोनों के बीच में कोई एनर्जी चेंजेस हुए, उसके बाद वो आगे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट थोड़ी सी ज्यादा उम्र के लिए बनता है, ज्यादा देर के लिए बनता है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट कुछ कोलिजन स्टेट है और कुछ भी नहीं है। तो ट्रांजिशन स्टेट पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते कि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है या अनस्टेबल, बिकॉज इतना तो उसके पास समय ही नहीं है कि वो ये चुन सके, ये स्टेबल है तो मैं ऐसे चल दूं, ये अनस्टेबल है तो मैं ऐसे नहीं चलूं, ये चीज वो नहीं कर सकता। जबकि रिएक्शन इंटरमीडिएट के पास समय है ये जज करने का कि स्टेबल क्या है, मैं उस रास्ते जाऊं और प्रोडक्ट बनाऊं, अनस्टेबल है तो मैं उस रास्ते ना जाऊं, मैं इस रास्ते जाऊं। मैंने जो आपको बात बोली उस बात में बहुत बड़ा मतलब एक कह सकते हैं ना फैक्ट दब गया है, फैक्ट मतलब छुपा है। क्या फैक्ट, कि ट्रांजिशन स्टेट की इट इज जस्ट अ कोलिजन स्टेट, जस्ट अ कोलिजन स्टेट, ये कोलिजन स्टेट है। तो इस जगह से कभी भी हम प्रोडक्ट को जज नहीं करेंगे कि जब भी रिएक्शन इंटरमीडिएट ये ट्रांजिशन स्टेट आई तो ये प्रोडक्ट बनाना है या ये प्रोडक्ट बनाना है, ऐसे करके कोई कंपैरिजन नहीं होगा। जबकि रिएक्शन इंटरमीडिएट का हाफ लाइफ ज्यादा होती है। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ जो होती है वो रिलेटिवली मोर होती है, रिलेटिवली हाई होती है। और रिलेटिवली अगर वो हाई होती है मतलब इसके कंपैरिजन में उसकी हाफ लाइफ यानी कि उसकी उम्र वो थोड़ी ज्यादा होती है। ये जजमेंट दे सकती है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। जैसे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट आपने सुने होंगे कार्बोकैटायन,
ये जो कार्ब कैटायन है, आपने इसका नाम सुना होगा, आपको पता है कि कौन सा कार्ब कैटायन स्टेबल है, कि 3 डिग्री स्टेबल है, कि 2 डिग्री स्टेबल है, कि 1 डिग्री स्टेबल है। अब रिएक्शन करते वक्त रास्ते में, मैं यहां से जा रहा हूं जयपुर से कोटा, मैं एक रास्ता चुन रहा हूं जो कि स्ट्रेट पाथ में जा रहा है और बड़ा स्मूथ सा रोड है समथिंग, मैं किसी गांव में से होके जा रहा हूं, तो मैं उसको नहीं चुनूंगा। दैट इज टाइम टेकिंग, दैट इज समथिंग जो कि मुझे थका देगा रास्ते में, और हो सकता है कि वो वहां पे मेरा टायर खराब हो जाए गाड़ी का, या हो सकता है कोई अनहोनी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में उस रास्ते को नहीं चुनूंगा। नेचर भी यही कर रही है, जब नेचर में कोई रिएक्शन होती है तो वो कार्ब कैटायन, अगर 2 कार्ब कैटायन पॉसिबल है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और वो अनस्टेबल है, तो मैं क्यों बनाऊंगा उसको, मैं इधर जाऊंगा और इससे बनाऊंगा। यानी कि यहां मुझे समय मिलेगा चुनाव करने का, यहां मुझे समय मिलेगा डिसीजन लेने का कि मुझे किस रास्ते जाना है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट में ये डिसीजन नहीं ले सकता। कार्ब कैटायन हो सकता है, कार्ब एनायन हो सकता है, इसके अलावा कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है। दीज आर द मेजर थ्री, लेकिन देर आर few reactions, one reaction almost for these, that is कार्बीन, कार्बीन हो सकता है, इसके अलावा नाइट्रीन, नाइट्रीन, and there is one more, that is benzyne. These are the 3 reaction intermediate. रेयर रिएक्शन है, वन रिएक्शन है, इसीलिए हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, इसको हम लोग मेजर अपनी इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज ये हमारे ऑलमोस्ट 95% या 98% सिलेबस को ये कवर कर लेती है। कार्बीन के ऊपर लेकिन एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एग्जाम्पल ऐसा कि ये कार्बीन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, इस तरह के सवाल वो हमसे कार्बीन पर डायरेक्टली पूछता है। तो हमें इस कार्बीन का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, नाइट्रीन और बेंजाइन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है हमारे सिलेबस से रिलेटेड। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि ये बात समझ में आ गई, तो यहां पर एक बात बच्चों को दिमाग में आती है कि सर रिएक्शन शुरू कैसे हुई फिर और खत्म कैसे हुई। तो कहीं ना कहीं देखो, रिएक्शन शुरू होने के लिए बॉन्ड टूटना है और रिएक्शन खत्म होने के लिए बॉन्ड बनना है। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व कर रही है, कि कहीं ना कहीं कोई बॉन्ड टूटेगा और कहीं ना कोई कोई बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनना हमारे लिए देखना इतना आसान होगा क्योंकि आपको दिखेगा कि यार ये प्लस है, ये माइनस है, ले खट से जोड़ दो, आपको बॉन्ड बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो बॉन्ड ब्रेकेज है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि प्ले करता है हमारी रिएक्शन को जज करने के लिए। तो हम इस बॉन्ड ब्रेकेज को समझते हैं, जिसको अपन बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकेज कुछ भी नाम से जान सकते हैं। हम इसको एक बार बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकेज को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार चैट बॉक्स देख लिया जाए, आप में से कोई बच्चा मुझे क्या पुकार रहा है, अभी पढ़ो क्लास के बाद करेंगे सर, वन रिएक्शन बता दीजिए। और जी सर सॉरी सर क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिखा मेरा बेटू क्लियर, इसको 1080p पर चला, मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे चला, 720p पर भी चलाएगा तो भी दिख जाएगा, अगर तुमने इसको 720p पर भी चलाया तो भी दिख जाएगा बेटू। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मतलब मैंने ब्लर लिखी है, मतलब कुछ समय जरूर लगा था मेरे को ये सब सेटअप करने में, लेकिन मैंने मार्केट का हर वो चीज जो कि मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस तरह की क्लासरूम के लिए वो ऑप्ट करी। बोर्ड हुआ, कैमरा हुआ, और मतलब हर एक चीज, इवन छोटी से छोटी वायरिंग भी मैंने वो ऑप्ट करी जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट। इवन जैसे कि अगर मैं सामने कैमरामैन खड़ा होगा तो वो कैमरामैन क्या करेगा, मेरे को रिकॉर्ड कर रहा होगा। मैं चाहता हूं अगर कैमरामैन नहीं है तो मैं भी इस चीज को अपने पर्सनल लेवल पे कंट्रोल कर सकूं। इसलिए कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक रिमोट है, इस रिमोट से मैं डायरेक्शन बदल सकता हूं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये मतलब मेरे पास कंट्रोल्ड है पूरा, और मैं इसको सिंगल बटन से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाके खड़ा कर सकता हूं। तो देयर आर सेवरल ऑप्शंस जो कि मैंने चुने हैं सो दैट कि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट या कभी भी मतलब जो भी कंटेंट जा रहा है वो हैसल फ्री जाए। ठीक है, चलिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम यहाँ पर जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो चीज है बॉन्ड फिशन, बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज, या बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है मेरा बच्चा, कि कोई भी बॉन्ड को तोड़ना है तो वो कैसे टूट सकता है। कई सारे बच्चों ने शायद पहले सुना होगा, मैं फिर से उनको पढ़ाना पसंद करूंगा, दैट इज होमोलिटिक। और दूसरा जो होता है
दैट इज हिट्रोलिटिक। ओ भाई नहीं, क्लियर मत कर देना। और दूसरा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिट्रोलिटिक। ये हो गया दूसरा, हिट्रोलिटिक। आपको आपके ब्रेन की एक बहुत बड़ी खूबसूरती बताऊं। आपका जो ब्रेन होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी फीड होती हैं। जैसे कि स्पेलिंग्स, आपने कोई स्पेलिंग लिखी, आप उस स्पेलिंग को देखकर ये जज कर सकते हो कि यार कुछ गलत तो नहीं चल रहा है। ये हमारी ब्रेन की एक बहुत बड़ी खासियत है। वो ओल्ड मेमोरी से उस तरह की इमेजेस को प्रेजेंट इमेज के साथ में ओवरलैप करने की कोशिश करता है। अगर वो इमेज ओवरलैप होती है तो हमको कंफर्ट की फीलिंग रहती है, अगर वो ओवरलैप नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में हमारा ब्रेन बोलता है दिस इज समथिंग न्यू, तो वो उसको गेन करने की कोशिश करता है। सर ये अभी आप क्यों बता रहे हो? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनफैक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। इसको कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम से पहले रिवाइज करना होता है, तब जाकर हमारे ब्रेन में हर एक चीज एक प्रॉपर इमेजेस की फॉर्म के अंदर सेट हो जाती है। बस मैं आपको वही इमेजेस के बारे में बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको आज ये होमोलिटिक या हिटोलिटिक क्लीवेजेस या कोई भी रिएक्शंस बताऊं तो आप मुझे उतना ध्यान से समझो कि वो इमेजेस आपके दिमाग में सेट हो जाए। नेक्स्ट टाइम जब हम उसको यूज करें तो वहीं से, जैसे मैं अपनी बताता हूं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एग्जाम में जब बैठ के मैं एग्जाम लिख रहा होता था तो पता है मेरी आंखों के सामने क्या दिखता था? मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार मैडम ने इस तरह से बोर्ड पे उधर साइड में कुछ लिखा था, हाँ यार वैसे कुछ लिखा था। वो जो इमेजेस है ना, वो इमेजेस दिमाग में रहती थी, और जब मैं कोई आंसर लिख रहा होता था तो वो इमेजेस मेरे को रिफ्लेक्ट होती रहती थी कि हाँ ऐसा हो रहा है। और ये मेरे साथ नहीं, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के साथ होता है। तो ये चीज मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उनको प्रॉपरली विजुलाइज अगर आप कर लोगे, एकदम कंसंट्रेट होकर देख लोगे, तो मतलब आपको वो चीज दिमाग में सेट हो जाएंगी, जिसको अपन ऐसा कहना चाहते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज वर्ड का मतलब होता है दैट इज इक्वल क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज वर्ड का मतलब क्या होता है? इक्वल, इक्वल क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि मैंने कहा ए और यहां लिया मैंने ए, इसको कोई भी कंडीशन दे दी, मैंने कंडीशन क्या दी अभी बात करते हैं। कंडीशन दे दी तो ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बना है। जो बॉन्ड क्या करेगा, जब हम कंडीशन देंगे तो ये टूट जाएगा इक्वली, और ए पे बन जाएगा डॉट और ए पर भी बन जाएगा डॉट। दिस इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज। लेकिन एक बच्चे के दिमाग में आया यानी कि सर जब ए होगा तब होमोलिटिक क्लीवेज करना है, तो मैंने कहा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसको कंडीशन दे दो, क्या कंडीशन है वो बाद में बात करते हैं। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है तो ये भी होमोलिटिकली टूटकर ए डॉट और बी डॉट बना सकता है। इनको हम जो कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल वर्ड कहां से आया? रेडिकल वर्ड का मतलब होता है हिस्सा, रेडिकल वर्ड का मतलब होता है उसका कोई पार्ट। फ्री रेडिकल का मतलब फ्री हिस्सा, फ्री टुकड़ा, फ्री पार्ट। रेडिकल वर्ड का मतलब होता है हिस्सा। इसी तरह से होमोलिटिक क्लीवेज की जगह अपन हिटोलिटिक क्लीवेज की बात करेंगे तो यहां पर हमने कहा अनइक्वल क्लीवेज, अनइक्वल क्लीवेज। अगर अपन अनइक्वल क्लीवेज की बात करेंगे ऑफ कोवलेंट बॉन्ड तो ये कैसे होता है? मैंने यहां पर ले लिया ए और बी, ए और बी ले लिया, ये दो इलेक्ट्रॉन से बना है, मैंने कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे दी, इसने ऐसा, अच्छा यहां पर दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहां पर यह भी हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ए लेके चला जाए तो ए पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए और बी पर एक भी नहीं आया, इसमें ए को एक का फायदा हुआ, एक का फायदा हुआ, इसलिए ए पर एक माइनस और बी पर एक प्लस आएगा। याद रखना एक प्लस और एक माइनस क्यों आया? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास चले गए जिसमें से ऑलरेडी ए का एक था इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा मिला, एक एक्स्ट्रा करंट, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता था कि दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेके चला जाता, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेके चला जाता तो बी पर माइनस और ए पे प्लस आ जाता। दीज आर नोन एज आयंस। ये क्या कहलाते हैं? आयंस कहलाते हैं। ये आयंस बन सकते हैं जब हिटोलिटिक क्लीवेज हो। लेकिन एक बच्चे के दिमाग में फिर आया कि सर इसका मतलब ऐसा होगा क्या जब भी ए बी होगा तो उसको आयंस में तोड़ दो, इसीलिए मैंने ए बी लिखा।
इसमें भी हम एक पर्टिकुलर कंडीशन देंगे, और जब हम उस कंडीशन को देंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये टूट जाए ए पर पॉजिटिव और ए पर नेगेटिव, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ए के पास चले गए, ऐसा हो सकता है। सर ऐसा कैसे होता है? होता है, मैं आपको दोनों एग्जांपल बारी बारी से देता हूं, उल्टे वाले। सिंपल, जैसे अगर मैंने यहां पर लिया Cl2 या मैंने लिया Br2, वो टूटेगा Br डॉट और Br डॉट में, टूटेगा, सिंपल है। लेकिन अगर मैंने यहां पर ले लिया, लेट से जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको सुनना, मैंने यहां पर ले लिया एक कंपाउंड जैसे कि HBr या ICl या मैंने कोई ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसके अंदर एक कार्बन ही है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है और वो CH बॉन्ड टूट रहा है, दोनों अलग अलग एटम्स हैं, उसमें वो बना सकता है C डॉट एंड H डॉट, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो चीज है ये सेम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है तब भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ होता है तब भी पॉसिबल है, कोई जरूरी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। सर ये बार बार जो आप ये कंडीशन कंडीशन बोल रहे हो, सर में दर्द हो गया, सर इस कंडीशन का क्या मतलब है? तो मैं आपको वो कंडीशन समझाने जा रहा हूं, इन कंडीशंस का क्या मतलब है। इस तरह से इसके भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि HCl है, तोड़ोगे H प्लस और Cl माइनस, दैट्स इजी। लेकिन ICl है, उसको तोड़ोगे I प्लस और Cl माइनस, दैट्स इजी। लेकिन यहां पर अगर मैं तोड़ूं कि एक कोई ऐसा हो जो कि प्लस और माइनस में टूटे, तो आंसर है Br2। Br2 को आप तोड़ सकते हो Br प्लस और Br माइनस में, ये पॉसिबल होगा, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगेन सर आप बार बार कंडीशन पे आते हो, तो आखिर हमें बताइए कंडीशंस क्या है। मैं कंडीशंस बताने जा रहा हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से आप लोग बोर्ड पर देखिएगा कैसे मैं कंडीशंस को एक्सप्लेन करता हूं। बोर्ड पर कंडीशंस को ध्यान से देखें कि कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। इधर देखेंगे कंडीशंस क्या क्या पॉसिबल है, वो मैं कंडीशन समझाने जा रहा हूं कुछ इस तरह से। देखिए बोर्ड पर कंडीशंस, कंडीशन तीन तरह की होती हैं। पहला, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये क्लियर है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हुआ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो हुआ, तो ऐसी कंडीशन में होमोलिटिक के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसके चांसेस बढ़ जाएंगे, मैं इसको यहीं लिख लेता हूं ऐसे, यहां पर हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हुआ तो होमोलिटिक के चांसेस बढ़ जाएंगे, इक्वल क्लीवेज होने लगेगा अगर ऐसे होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर नॉन जीरो हुआ, यानी कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हुआ, तो हेट्रोलिटिक के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह से सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर आता है दैट इज मोड ऑफ एनर्जी, मैं वहां ले लूंगा, यहां पर मैं ले लेता हूं दैट इज सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दो तरह का हो सकता है, दैट इज पोलर, पोलर सॉल्वेंट भी फर्दर दो तरह का होता है, दैट इज पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, मैं सिखाऊंगा आगे। और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो ये पोलर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि ये पोलर है तो ये आयंस को स्टेबलाइज करेगा। जो नॉन पोलर है वो आयंस को स्टेबलाइज नहीं करेगा, लेकिन अपने जैसे न्यूट्रल फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा। तो पोलर सॉल्वेंट हिट्रोलिटिक क्लीवेज को हिट्रोलिटिक क्लीवेज को सपोर्ट करता है, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट होमोलिटिक क्लीवेज को सपोर्ट करता है, होमोलिटिक क्लीवेज को सपोर्ट करता है। लेकिन तीसरा जो फैक्टर मैं बताने जा रहा हूं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, जो तीसरा फैक्टर बता रहा हूं दैट इज वेरी क्रूशियल, और वो है मोड ऑफ एनर्जी गिवन, मोड ऑफ एनर्जी गिवन, मोड ऑफ एनर्जी गिवन, हमने एनर्जी कैसे दी है उसमें सबसे पहला मैं यहां लेके चलता हूं, नाम है थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस यानी कि किसी रिएक्शन में मैंने हीट करके और रिएक्शन को प्रोसीड करा है। लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, थर्मो मतलब हीट, यानी कि मैंने किसी चीज को हीट दिया है और तोड़ दिया है। तो यहां पर क्लियरली है कि बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड जो ब्रेकेज है, बॉन्ड ब्रेकेज
बॉन्ड ब्रेकेज इज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हुआ तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं हुआ तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा। क्योंकि हीट जब देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं और वो उधर ज्यादा जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक उधर सरक जाएंगे, यानी कि आयंस बना लेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसीलिए थर्मोलिसिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को बेस बनाते हुए रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। लेकिन वही बी पार्ट में मैं आता हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हमारे पास एक टब है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए 1 और 2, और इसको बैटरी से जोड़ दिया। एक जगह पे चार्ज है प्लस, एक जगह पे चार्ज है माइनस। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये इंस्ट्रक्शन देगा कि मेरे अगर कोई सब्सटेंस के पास गया तो ये प्लस वाला टर्मिनल, जिसको हम लोग एनोड के नाम से जानेंगे, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा एक तरफ, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन माने पुश करेगा दूसरी तरफ। तो ये जो चीज है जनरली हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराने के मूड में रहती है। किस मूड में रहती है? हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराने के मूड में रहती है ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। लेकिन तीसरी चीज जो हमारे पास आती है दैट इज नोन एज फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या होता है? फोटोलिसिस जैसे कि लाइट, ये जब लाइट है तो ये लाइट पता है पार्शियल नहीं है। ये जो लाइट है ये पार्शियलिटी नहीं करती, ये जाती है और बॉन्ड को इक्वल एनर्जी दे देती है। देखो मेरे इन हाथों को ध्यान से देखना, ये लाइट आती है और इक्वल एनर्जी दे देती है, यानी कि फोटोलिसिस यानी कि फोटोन। फोटोन का मतलब लाइट गिराना। आप लोगों को एच न्यू दिया जाता होगा, कहीं पे आपने देखा होगा एच न्यू। ये जनरली होमोलिटिक क्लीवेजेस कराने के काम में आते हैं। होमोलिटिक क्लीवेजेस का मतलब, जैसे आपने देखा होगा जब आप रिएक्शंस पढ़ते थे तो Br2 पे H न्यू डाल देते थे, Br डॉट बन जाता था। H2O2 होता था, उस पे आप लोग है ना क्या डालते थे, H2O2 होता था, उसके ऊपर H न्यू डाल देते थे। H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ऐसी कंडीशन में वो HO डॉट बना लेता था। तो ऐसी कंडीशंस में हम कह रहे हैं फोटोलिसिस जनरली होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा, जबकि इलेक्ट्रोलिसिस जनरली हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराएगा। लेकिन थर्मोलिसिस होमोलिटिक भी करा सकता है, हेटेरोलिटिक भी करा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये पूरा जो बोर्ड पर लिखा गया है ना, शायद आपको ऐसा लगेगा कि सर कौन सी रिएक्शन, आपने कोई रिएक्शन थोड़ी पढ़ाई। जबकि देखा जाए तो किसी भी रिएक्शन का पहला थॉट कि रिएक्शन, देखो बॉन्ड ब्रेक होगा तब रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है, इस पेज से कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है कि आखिर बॉन्ड को तोड़ना कैसे है, कोई भी चीज को बॉन्ड को तोड़ना कैसे है। इसके अलावा फोर्थ जो पार्ट आता था वो आता था नेचर ऑफ अटैकिंग स्पीशीज। नेचर ऑफ अटैकिंग स्पीशीज ये क्या चीज है? नेचर ऑफ अटैकिंग स्पीशीज क्या है वो मैं बताता हूं। आप लोगों को याद होगा कि अगर कोई कंपाउंड है मेरे पास, उस पर फ्री रेडिकल में डालूंगा तो वो और फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल डालूंगा तो वो हेटेरोलिटिक क्लीवेजेस करेगा। तो इसका मतलब ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ अटैकिंग स्पीशीज पर, अटैक कौन करने वाला है। दीज आर द 4 फैक्टर्स जिससे हम लोग ये जज कर सकेंगे कि कोई भी रिएक्शन स्टार्ट कैसे हुई। आइए कुछ एग्जांपल्स की तरफ बोर्ड पर देखते हैं, शायद और बेहतर समझ में आएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके चलता हूं। एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि मेरे पास Br2 है, इस Br2 पर मैंने H न्यू डाला तो यू कैन गेट Br डॉट एंड Br डॉट। लेकिन वही अगर मेरे पास ये Br2 है और मैंने इस पे वाटर डाला या फिर कोई भी पोलर सॉल्वेंट डाला, तो ऐसी कंडीशन में ये Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव, या इसको हम डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव लिख सकते हैं, ऐसे टूट जाएगा। और बाद में अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये Br प्लस और Br माइनस में टूट जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल आ चुका है। ये फाइनली किस में टूट जाएगा? Br प्लस और Br माइनस में टूट जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मेरे पास है H2O2, इस H2O2 पे आप H न्यू डालोगे तो ये HO डॉट बना लेगा, दैट्स द अटैकिंग स्पीशीज। लेकिन फोर्थ एग्जांपल कुछ ऐसा लेता हूं कि मेरे पास कहीं ना कहीं RH है और मैंने उस पे अटैक कराने के लिए Br डॉट डाला। पता है ये क्या करेगा? ये ऐसी कंडीशन में R डॉट और HBr बना लेगा। क्यों? ये जो H का इलेक्ट्रॉन है, ये R का इलेक्ट्रॉन है, ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा और HBr बना लेगा, जबकि R का इलेक्ट्रॉन उसके पास रह जाएगा। तो देखो मैंने इसमें होमोलिटिक क्लीवेज करा दिया। कैसा क्लीवेज करा दिया? होमोलिटिक क्लीवेज करा दिया। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जरा बोर्ड पर देखना। ये है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर मैंने अटैक कराया किसी CH3 पॉजिटिव का,
कि आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये इसकी तरफ बायस्ड हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से टूटेगा। अब आप देख सकते हैं ये टूटा, यहां लग गया CH3, यहां लग गया CH3 और यहां आ गया पॉजिटिव। बताइए आपने इस बॉन्ड को पर्टिकुलरली होमोलिटिक तोड़ा या हेट्रोलिटिक? हेट्रोलिटिक तोड़ा। डिपेंड करा नेचर ऑफ अटैकिंग स्पीशीज कैसी थी। लेकिन वहीं पर अगर आपने ऐसा देखा RC डबल बॉन्ड O और ये था R, इसके ऊपर आपने किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ओपन कर देगा, अनइक्वल क्लीवेज बना, तो यहां पर आ चुका है न्यूक्लियोफाइल यहाँ R और यहां पर O पर माइनस आ गया। अब आप खुद देख सकते हैं आपने इस बॉन्ड को कैसे तोड़ा, आपने इसको हेट्रोलिटिकली तोड़ दिया। तो अटैक करने वाली स्पीशीज का नेचर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने फोटोन डाला, मीडियम कैसा था, अलग अलग तरीके से अलग अलग रिएक्शंस हो रही हैं और रिएक्शंस को देखना बनता है। बड़ी अच्छी अच्छी रिएक्शंस हैं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। अगर मैंने यहां पर रिएक्शंस कुछ ऐसी दी, जरा थोड़ा सा ध्यान लगाना, यहां पर मैंने रिएक्शन दे दी ROH, इस ROH के ऊपर मैंने डाला कोई एक कंपाउंड जैसे कि NaOH टाइप्स कुछ डाला, या फिर मैंने इसके ऊपर डाला NaNH2 माइनस, NaNH2 है उसमें NH2 माइनस है, ये NH2 माइनस इससे H प्लस ले लेगा और यहां बना लेगा RO माइनस और अमोनिया गैस निकल जाएगी। यानी कि यहां पर इसने इस H पर अटैक करा, एसिड बेस रिएक्शन करी। लेकिन हो सकता है कि मैं यहां पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल डालूं जो कि इस R पे अटैक करके इस OH को बाहर निकाल दे, तो यहां बन जाएगा RNU और बाहर कौन निकल जाएगा, OH माइनस। तो हमने देखा कि अटैक करने वाली जो स्पीशीज है उसका नेचर अलग अलग है, तो एक तो H प्लस पे अटैक कर रहा है और एक R पे अटैक कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है कि अटैक करने वाली स्पीशीज कैसी है। और एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल आता है CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ X लगा है, मैंने यहां पर दे दिया पोलर मीडियम। अगर मैंने पोलर मीडियम दे दिया तो ये हिट्रोलिटिकली टूटेगा और हमें जो कंपाउंड यहां पर देखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव और X नेगेटिव, यानी कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको हिट्रोलिटिकली तोड़ा, क्योंकि मीडियम पोलर था इसीलिए मैंने ऐसा किया। मीडियम ने आयंस के बनने को सपोर्ट किया, इसलिए मैंने यहां पर। अब किसी बच्चे ने पूछा सर अगर यहाँ 3 डिग्री की जगह 2 डिग्री या 1 डिग्री हो तो तब भी ऐसा करते? तब हम नहीं करते, तब हमें कहीं ना कहीं हीट देनी पड़ती वैसा कराने के लिए, क्योंकि वो बनाने के लिए कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे काम चल गया। अगर आप यहाँ पे 1 डिग्री या 2 डिग्री लेते तो हीट करते तब जाकर वैसा होता, पर तब हो सकता था। तो वो जो चीज हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी वो था टेम्परेचर। वो क्या था? टेम्परेचर। कि टेम्परेचर ज्यादा दोगे या कम दोगे उससे क्या होगा। मैं फिर से इस पेज को एक्सप्लेन करता हूं। बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज यानी कि बॉन्ड को तोड़ना कैसे है, रिएक्शन को स्टार्ट कैसे करना है। तो बॉन्ड को इक्वली भी तोड़ा जा सकता है, उससे फ्री रेडिकल बनते हैं। बॉन्ड को अनइक्वली भी तोड़ा जा सकता है, जिससे आयंस बनते हैं। किसी रिएक्शन में क्या करना है, सबसे पहले आपकी नजर होनी चाहिए बॉन्ड का नेचर कैसा है, ए बी है या ए ए है। अगर ए बी होगा तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ए होगा तो होमोलिटिक क्लीवेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट दिस इज नॉट अ कंपल्शन, ये कंपल्शन नहीं है। सेकेंड फैक्टर आपको देखना है, नजर डालनी है सॉल्वेंट पे। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो आयंस बनाने को सपोर्ट कर दो, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो फ्री रेडिकल बनाने को सपोर्ट कर दो। ठीक है। तीसरी नजर आपकी जानी चाहिए एनर्जी कैसे दे रहे हो। अगर आप सिंपली हीट कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फैक्टर है उससे आंसर दे दो। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, जो कि हमारी रिएक्शंस में एक दो जगह ही होता है, तब ऐसी कंडीशन में वहां हिट्रोलिटिक क्लीवेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे चलता है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस को प्रिसाइजली दिया जाता है, एनर्जी देके इक्वल क्लीवेज कराने के लिए दिया जाता है, जो कि आप हेलोजिनेशन रिएक्शन या फ्री रेडिकल रिएक्शन में जनरली काम में लेते हो। तो इसीलिए मैंने वहां होमोलिटिक क्लीवेज लिखा। चौथी चीज अटैकिंग, जो अटैक करने आ रहा है वो कैसा है, वो आयंस है या वो न्यूट्रल है। जैसे कि मैंने अगली रिएक्शन में यहां पर अगर वो Br डॉट खुद फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट भी फ्री रेडिकल बन रहे हैं, लेकिन अटैक करने वाला कैटायन है या एनायंस है तो प्रोडक्ट साइड में भी कैटायन और एनायन बन रहे हैं। बताइए मैंने मेरी तरफ से क्या हर एक चीज को कवर किया है, नहीं किया? एक बार चैट बॉक्स की तरफ ध्यान से देखा जाए। ओहो, काफी सारी चीजें पूछ रहे हैं।
आकांक्षा और हिमांशु, क्या बताइए यहाँ तक जो मैंने बताया वो समझ में आया या नहीं आया? आपने बीच में एक जगह पर पूछा था कि सर कुछ चीज समझ में नहीं आई, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने अपनी बात को 15 बार कह दिया होगा, तो शायद अब क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा बाकी के बच्चे साक्षी और चंद्रमोहन और सुमंत, म्यूजिक मेकर नाम भी अच्छे अच्छे हैं, दिव्या, जो भी बच्चे हैं क्लास के अंदर, मैं कई सारे बच्चे हैं, मैं कुछ बच्चों को नहीं जानता हूं, तो सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ कि यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आ गई? एक छोटी सी चीज यहाँ पर मुझे आपके साथ और जो डिस्कस करनी है वो है ये, मैंने पीछे इस पेज के ऊपर जो चीज बताई थी वो क्या क्या थी। हमको कहा कि मल्टी स्टेप प्रोसेस है, टुकड़ों में करना है, या तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जस्ट अ कोलिजन स्टेट, वो डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट को डिस्कस करने की जरूरत पड़ती है। तो वी हैव 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि हमारे को अच्छे से जानने चाहिए, तो हम इन 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में आज जानना चाहते हैं। तो जरा बोर्ड पर इन 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट का कहानी को जरा एक बार समझने की कोशिश करना। मैं यहां पर बात कर रहा हूं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इस रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के अंदर सबसे पहला मेरे पास आता है कार्बोकेटाइन। सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है कार्बोकेटाइन। अगर आप में से सच में हर एक बच्चा ऑर्गेनिक को बिना रटे और क्वेश्चन देखते ही चीजों को करना चाहता है, तो जो भी मैंने आज आपको क्लास में बोला उसको लाइटली मत लेना बेटा। मेरे को बहुत मेहनत लगती है इस चीज को बाहर निकालने में, बिकॉज देयर इज नो रेगुलर स्टेटमेंट रिटन इन द बुक्स, देयर इज नो डायरेक्ट थ्योरी विच इज टू बी डिलीवर्ड, इट इज बाय हार्ट कि आप मेरे सामने है ना, आगे सिलेबस दिख रहा होता है यार, उस जगह पर मैंने कार्बोकेटाइन बनाया था, वहां कार्बेनाइन बनाया था, वहां फ्री रेडिकल बनाया था, वहां वो सॉल्वेंट डाला था, वहां वैसे हीट करा था, वहां ऐसे मुझे चारों तरफ कुछ दिख रहे होते हैं। उन सब चीजों को मुझे मालूम है कि आगे जाके मुझे कवर अप करना है, इसलिए आज उनकी तैयारी करनी पड़ती है। तो इसके पहले वाले पेजेस पे जो भी मैंने बोला वो सब फ्यूचर में आने वाली चीजें हैं, मैं उनका सिर्फ आपको टीजर बता रहा था। जैसे कि मूवी के पहले दिया जाता है, वैसे मूवी के पहले टीजर हमें ये फील दे देता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, उससे हमारे को मूवी के अंदर थोड़ी सी अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग लगने की कोशिश हो जाती है, बस वही मैं कर रहा हूं। अब जो कार्बोकेटाइन बताने जा रहा हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान से सीखिएगा। कार्बोकेटाइन, इसके बारे में जरा जानने की कोशिश करते हैं। इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट, पॉजिटिवली चार्ज्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये पॉजिटिवली चार्ज रिएक्शन इंटरमीडिएट है। देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, दैट इज इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है। ये बनता है फॉर्म्ड बाय हिट्रोलिटिक क्लीवेज, ये हिट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है, ये हिट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मेरे पास कोई Rx था, इस Rx का हिट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ, हिट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ तो मुझे R पॉजिटिव मिला और X नेगेटिव मिला। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, R पॉजिटिव। इस R पॉजिटिव को थोड़ा सा ऐसे फैला कर देखते हैं, दिस कैन बी रिटन एज H और H पॉजिटिव, या फिर हम लिख सकते हैं R C R R और पॉजिटिव। सर आप ये बनाना क्या चाह रहे हो? मैं कुछ इसको रिएक्शन को भी करके दिखाता हूं, ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, जरा बोर्ड पर इस बात को और फील करिएगा। एक रिएक्शन इसको मैं करके दिखा देता हूं, जरा बोर्ड पर इस रिएक्शन को देखेंगे। यहां पर मैंने लगाया C पर लेट से लगाया H, लगाया H और लगाया X, H लगाया, यहां पर भी H और यहां पर X लगा देता हूं। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना देता हूं। ऑर्बिटल डायग्राम में क्या हुआ होगा, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 था, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये X है, इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन X, H का इलेक्ट्रॉन, H का इलेक्ट्रॉन और X का इलेक्ट्रॉन। ऐसे में यहां पर जो X भाई साहब है वो चले गए अपना इलेक्ट्रॉन लेके, -X, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन X का था, वो
अपना इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन का भी ले गया, अगर वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले गया तो उस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। कार्बन की कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि उस पर 3 लोग बच जाएंगे, H H और H, और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन लेकर कौन चला गया? X चला गया। ठीक है, इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम है उसको फील करना क्या होगा, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना उसका क्या होगा। जो कार्बन था उसका इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन X ले गया अपने साथ। यहां पर हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन है, X नहीं है और उसका इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इनवर्ट कार्बन का और ले गया। यानी कि ये जो ऑर्बिटल है ये एम्प्टी ऑर्बिटल हो गई। कैसी ऑर्बिटल हो गई? एम्प्टी ऑर्बिटल। तो अब बस मैं इसका वही डायग्राम दोबारा बना रहा हूं। इट कैन बी लाइक दिस, कुछ इस तरह से ये चीज हो सकती है कि यहां पर H हो, कार्बन हो, H हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर यहां R हो सकता है, यहां R हो सकता है, या R हो सकता है पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से कार्पेटाइन बन जाएंगे। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना कि यहां पर 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 एम्प्टी ऑर्बिटल है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास में एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। अगर कोई मुझसे पूछे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। अगली चीज अगर हम देखें तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर होनी चाहिए। अब किसी बच्चे ने मुझे एक बार बोला कि सर आप है ना बहुत ज्यादा पढ़ाते हो, अब एक बात बताओ, यहां ज्योमेट्री बता दोगे उससे क्या मिलेगा? मैं बताता हूं क्या मिलेगा। जब आगे जाकर आप लोग रिएक्शंस पढ़ते हो तो वहां पर आपको पता लगता है कि ये है R1, ये है कार्बन, ये है R2, ये है R3। इसके ऊपर जब किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो वो अटैक ऊपर से भी कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है। दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ दिस ज्योमेट्री। मैं क्यों बताने लगा, आपको पता होना चाहिए प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से जितनी टेंडेंसी रखता है नीचे से भी अटैक करने की सेम टेंडेंसी रखता है। तो यहां जब प्रोडक्ट साइड में हम देखेंगे तो कार्बन पे अगर न्यूक्लियोफाइल ने ऊपर से अटैक करा तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट बनेगा R1, R2 और R3, और अगर नीचे से अटैक करा तो प्रोडक्ट बनेगा R1, R2 और R3। सर इससे क्या प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है ना? अरे हाँ, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अब वो आपसे सवाल का जवाब कैसे पूछ सकता है अगर आपको ये नहीं पता कि वो अटैक करने की जितनी टेंडेंसी ऊपर से है उतनी टेंडेंसी नीचे से है। इनएंशियोमर्स बनाने हैं आगे जाके, जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, रेसिमाइजेशन इज द राइट आंसर। तो ये सब सवालों के जवाब आपके एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है तो आपको ही पता होना। अच्छा, ये ट्राइगोनल प्लेनर बताने का रीजन समझ में आ गया, इसका जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, दैट इज सिंपल। और ये क्लियर है कि ये जो चीज है ये प्लेनर है। पोलर नॉन पोलर में जनरली आयंस के ऊपर कमेंट नहीं करता हूं क्योंकि आयन से तो वो पहले ही आयन है, अब उसको क्या पोलर और नॉन पोलर बोलना, तो मैं कमेंट नहीं करता हूं। ये क्लियर है कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आप लोगों के सामने दिख रहा है यहां 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की इच्छा है तो हम यहां पर लिख सकते हैं ये एक तरह का लुईस एसिड है, दैट इज एम्प्टी ऑर्बिटल लेकर बैठा है, एम्प्टी ऑर्बिटल लेकर बैठा है तो ये लुईस एसिड है। यानी कि अगर कोई इसको लोन पेयर देने आएगा ये बोलेगा वेलकम, प्लीज आ जाइए, मुझे लोन पेयर दे दीजिए। क्या ये पूरी बात मैंने पहले कार्बकैटायन पे डिस्कस करी, क्या सभी को क्लियर है? अभी आगे चल रहे हैं अपन। क्या अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूंगा, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो ये तो क्लियर है कि पहला तरीका रेजोनेंस, क्या रेजोनेंस में अगर ये इन्वॉल्व है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन भी इस पे लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन जिसके अंदर हम लोग अल्फा हाइड्रोजन देख लेते हैं, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और तीसरा फैक्टर जो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई भी होगा और माइनस आई होगा। कोई बता सकता है मुझे इसकी स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी? जो इससे ग्रुप लगा है अगर वो प्लस आई ग्रुप है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या जब माइनस आई ग्रुप लगेगा तब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? जल्दी से मुझे बता दीजिए इसकी स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी, क्या जब प्लस आई ग्रुप लगेगा या माइनस आई ग्रुप? स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी बताइए? कार्बकैटायन पर। ये भिखारी है, इसको भिखारी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, या कोई इससे इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समथिंग लाइक दिस। यहां पर कुछ लगा हुआ है, ये जी ग्रुप है, ये जी ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन
देगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी? जल्दी से मुझे जवाब चाहिए फटाफट से। माइनस आई ग्रुप नहीं आकृति, माइनस आई होगा तो ये ऑलरेडी भिखारी है, तुम भिखारी से इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो इसकी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी ना मेरा बच्चा, इसकी स्टेबिलिटी तो कम हो जाएगी। गलत बात बोलो बेटा। यहां पर अगर मैंने C पर कोई H लगा दिया, कोई H लगा दिया, यहां G ग्रुप लगा दिया, अगर ये प्लस आई होता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, G ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, प्लस आई का मतलब पुश इलेक्ट्रॉन देना, माइनस का मतलब पुल इलेक्ट्रॉन लेना, तो ये जो G ग्रुप है ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये तीन फैक्टर्स स्पेसिफिकली आपको याद होने चाहिए, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। इससे आपको याद है 3 डिग्री कार्पेट आयन इज द मोस्ट स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। दिस इज 99% यूज्ड, मतलब इतने से काम चल जाता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में कुछ और भी आते हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व या नॉट इन्वॉल्व, एक में एरोमेटिसिटी आ रही है, एक में नहीं आ रही है, समथिंग लाइक दिस। एक आता है जिसके अंदर हम डांसिंग रेजोनेंस पढ़ते हैं। तो ये जहां जरूरत पड़ेगी मैं सिखाऊंगा, डरने की बात नहीं है, मैं पक्का सिखाऊंगा। ये सारी बातें सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? पहला नंबर कार्बोकैटायन। सेकंड नंबर पे चलते हैं और सेकंड नंबर आता है कार्ब एनायन। सेकंड नंबर पे चलते हैं और सेकंड नंबर मेरे पास आता है कार्ब एनायन। कार्ब एनायन, ये जो कार्ब एनायन है इसकी बात करें, नाम से पता लग रहा है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो मैं लिख देता हूं सारी बातें इसके बारे में भी। ये नेगेटिवली चार्ज रिएक्शन इंटरमीडिएट है, नेगेटिवली चार्ज रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये नेगेटिवली चार्ज रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये भी कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय हिट्रोलिटिक क्लीवेज, क्योंकि आयन है ना, तो हिट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है। आइए इसको बनाने की बात करते हैं, कैसे? ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा X। अब की बार क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन रख लेगा और X चला जाएगा, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ छाड़ के चला जाएगा, समथिंग लाइक दिस। यहां पर जरा बोर्ड पर इसका डायग्राम देखना, इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, ये X और उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब X गया लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं गया, तब ऐसी कंडीशन पे कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बच गया, H और H। ये पेयर क्यों बच गया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक X का एक्स्ट्रा, इसलिए एक एक्स्ट्रा के कारण एक ही माइनस चार्ज आता है। ऑर्बिटल डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, लेकिन X नहीं है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज नोन एज लोन पेयर। व्हाई इट इज नोन एज वर्ड लोन पेयर? लोन पेयर वो होता है जो कि किसी एक का ही होता है और पेयर में होता है, कोई सामने उसको शेयर नहीं कर रहा होता, अनशेयर्ड कहते हैं उसको। पेयर्ड होता है लेकिन अनशेयर्ड, सामने उसको कोई शेयर नहीं कर रहा होता है, वो कहलाता है। अब अगर अपन इसी से रिलेटेड कुछ बातें बोलना चालू करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? दैट इज sp3, क्योंकि तीन तो बॉन्ड पेयर्स हैं, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, उसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। कोई मुझसे इसकी ज्योमेट्री पूछे तो ये हो जाएगी पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। अगेन किसी ने बोला कि सर आप ये सब क्यों बताते हो, तो इसका रीजन बिल्कुल क्लियर है। ये इस तरह की स्पीशीज है, कोई ऊपर से आके अटैक नहीं कर सकता, लोन पेयर बैठा है ऊपर से अटैक नहीं करने देगा, पीछे से अटैक कर सकता है। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। इसका जो एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली, वैसे देखा जाए तो मैं इसको लिख सकता था ग्रेटर देन या लेस देन 109 डिग्री, बट पॉइंट ये आ रहा है कि अगर ये हाइड्रोजन है तब तो ये एंगल 109 डिग्री से छोटा होता है, लेकिन अगर ये R ग्रुप है, CH3 ग्रुप या कोई बड़े ग्रुप है, उनके रिपल्शन के चलते ये जो एंगल है ये 109 डिग्री से बड़ा भी होता है। तो ये चीज बड़ा एंगल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसलिए मैंने 109 लिखा, डिपेंडिंग ऑन द एग्जांपल्स, वो हम देख सकते हैं। ये क्लियर है कि ये नॉन पोलर है, नॉन प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन प्लेनर, ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये नॉट अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, नॉट अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज नहीं है। क्यों ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्यों नहीं है, कोई बता सकता है मुझे?
नॉट अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आप देख सकते हैं इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ये, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज नहीं है। बल्कि ऐसा क्यों ना कह दूं मैं कि ये तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होने के पीछे कारण क्या है? एक तो ये नेगेटिवली चार्ज है और दूसरा इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्लियर है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहला सकती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकती है। तो क्या मैं इसको लुईस बेस बोल सकता हूं? क्या मैं इसको लुईस बेस बोल सकता हूं? क्योंकि ये लोन पेयर डोनर है। क्या है ये? लोन पेयर डोनर। अगर ये लोन पेयर डोनर है तो ये लुईस बेस कहला सकता है। आगे चलूं तो मैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में आपसे कमेंट करता हूं कि क्या स्टेबिलिटी का हो सकता है। सबसे पहला वही रेजोनेंस। अगर कोई चीज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो स्टेबलाइज हो जाएगी। क्यों स्टेबलाइज हो जाएगी? दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्पर्शन। आप खुद सोचिए कि अगर एक एनायन रेजोनेंस कर रहा है तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया कुछ इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ये जो लोन पेयर है जब ये रेजोनेंस करेगा तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेकेंड नंबर चीज आती है हाइपर कॉन्जुगेशन। हम अवॉइड करते हैं क्योंकि नॉर्मल कार्बन आयन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करता है, कोई CCl3 से लगा कार्बन आयन हाइपर कॉन्जुगेशन करता है तो नहीं लेना चाहिए। आंसर सिर्फ हम क्या ले सकते हैं? इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट ले सकते हैं। और यहां पर भी क्लियर है कि प्लस आई होगा वो स्टेबिलिटी को कम कर देगा और माइनस आई होगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। कैसे? कार्बन पे हमने कोई G ग्रुप लगाया, इस पे माइनस चार्ज है और आप इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन अगर आपने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट्स वेरी सिंपल। माइनस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन पुल करने वाले से स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, एक नोट पॉइंट, और वो क्या? अदर, अदर कार्ब एनायन। ये क्या पढ़ा रहे हो सर? देखो सर कुछ तो अच्छा पढ़ाएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देंगे ही आपको। जरा बोर्ड पर देखना, मेरे पास कार्बन है, उसपे मैंने लगाया आर आर और आर, ये लोन पेयर नेगेटिवली चार्ज। एक दूसरा कार्बन आयन ऐसा भी बन सकता है, सी डबल बॉन्ड सी एच, यहां पर माइनस और यहां पर एच, ये भी एक कार्बन आयन बन सकता है। ये जो कार्बन आयन हमने यहां बनाया इसके अंदर एक अलग तरह का फीचर है। तीसरा कार्बन आयन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी पर माइनस, ये तीसरा कार्बन आयन। तीनों में क्या डिफरेंस है? यहां पर अगर अपन देखेंगे तो 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर है, प्लस एक लोन पेयर है, जबकि यहां पर एक सिग्मा, एक पाई और एक और सिग्मा, यानी कि 2 सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। ये रहा लोन पेयर। इस वाले में देखेंगे तो एक सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर है, वो एक लोन पेयर लिख देता हूं, एक लोन पेयर, एक ही लोन पेयर है, ये रहा वो लोन पेयर। ऐसी कंडीशन में इसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया, क्या वो sp3 हो गया? इसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट कौन होगा? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, टोटल हो गए 3, तो यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। इसके बेसिस पे सिग्मा और लोन पेयर काउंट होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। सर इससे हमने क्या सीखा? हमने इसमें यह सीखा कि इधर से इधर कंपेयर कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। एक sp हाइब्रिडाइज कार्बन आयन मोर स्टेबल होता है देन sp2 देन sp3। रीजन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कुछ 3.2 होती है। कितनी होती है मेरा बेटू? 3.2। जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होती है दैट इज 2.8। कितनी वैल्यू होती है? 2.8। और इसकी नॉर्मल कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 2.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर भी हम अदर कार्बन आयन के आंसर्स को कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है कार्बन आयन का, अगर आपको कभी सुनने में आए। सर 109 डिग्री वाला फिर से समझा दीजिए। मैं बताता हूं बेटा, सर ये चैप्टर दिमाग घुमाने के लिए है, समझ नहीं आया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। हिमांशु भाई आप तो ये सब पढ़ चुके होंगे ना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। राइडर दीपू कैसा है मेरा बेटा? चलो सुनो ध्यान से बोर्ड पर।
हिमांशु देखो एक बात बता दूं कि जो ये आपको लगता है ना दिमाग घुमाने वाला है, तो ये तो क्लियर है कि आपका दिमाग चल रहा है, क्योंकि आज तक आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो आपको आता है। कार्बन आयन ऐसे इतना सा बोल दिया जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं। क्या मैंने आपको कार्ब एनायन बोलते वक्त तो साला सांस भी नहीं ली, बोलता गया, सोचो कितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। सबसे पहले वो क्या है, वो बनता कैसे है, उस पे जो ये लोन पेयर है इसका रोल क्या है, ये 3 सिग्मा एक लोन पेयर है इसलिए sp3 है एंड ये है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है, ये लुइस बेस क्यों है, क्योंकि लोन पेयर दे सकता है। इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस से देखनी है तो रेजोनेंस करवाओ, इंडक्टिव से देखनी है तो प्लस आई और माइनस आई लगाओ, बता तो रहा है वो सब चीजें। साथ में अदर कार्बन आयन ऐसे ऐसे हो सकते हैं। तो अगर आप मुझे सुनोगे तो सीखोगे ना, और सीखने ही तो यार आप आए हो और मैं आपको सिखाने आया हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कार्बन आयन वही होता है जो आप जानते हो, तो फिर एक एडुकेटर की जरूरत क्या है। आपको क्या नीट आज ही क्लियर नहीं कर लोगे, आज आप नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। आप खुद देख लीजिए ये वाली मैंने क्यों बात बताई, मैं याद दिलाता हूं। जब आपको एल्केन एल्कीन और एल्काइंस के ऊपर किसी बेस को डाला जाता है तो केवल और केवल ये एल्काइन ही कार्बन आयन बनाता है, एल्कीन और एल्काइन कार्बन आयन कभी नहीं बनाते, क्योंकि वो जो बेस होता है वो इसी के H+ को निकाल सकता है, जबकि इन दोनों के H+ को वो नहीं निकाल सकता। ये बेसिक रीजन है भाई। आ गई बात समझ में? हिमांशु थोड़ा तो देख, ब्रेन स्टॉर्मिंग तो होगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग अगर नहीं होगी तो फिर एसडी सर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एसडी सर का अगर तुम्हें फायदा लेना है तो ये तो क्लियर होना चाहिए कि उनकी एक्सपर्टीज या उनकी कोई ना कोई नॉलेज तुम्हारे काम आए। एक नॉर्मल टीचर से अगर तुम पढ़ रहे हो और वो तुमको एक जनरल जनरल पढ़ाया जा रहा है, जो कि यार क्या बात करते हो तुम, स्कूल लेवल से ऊपर तो उठो। तुम ये तो सोचो कि नीट का कंपटीशन एग्जाम देना है, तो यार कंटेंट तो प्रॉपर होना चाहिए ना। और यही मैं टाइप्ड मटेरियल को देखो, ये लाइन ये ऐसे होती है भाई, देखो भाई ये देखो लाइन ऐसे होती है भाई, और आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड, बटन पे बटन दबाओ। यहां पर यार लिख रहा हूं, कंटिन्यूस खड़ा हूं, एक भी पेज पे एक भी टाइप नहीं था, प्रिंट नहीं था, सब हाथ से लिख लिख के पढ़ा रहा हूं। क्या चाहिए यार, शानदार। सुनो ध्यान से आगे, आखिरी चीज आज की क्लास की, दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल क्या है ये कार्बन फ्री रेडिकल? नाम सजेस्ट कर रहा है कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, फ्री रेडिकल मतलब फ्री हिस्सा। ये न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट है, न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं तो ये बनता कैसे है, पहले मैं वो दिखा देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, यहां 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो मैं कैसे सिखाने जा रहा हूं। सी पर मैंने लगाया x y z और w। देखना मेरा बेटा, यहां मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं, 1 2 3 और 4। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये x उसका इलेक्ट्रॉन, ये y उसका इलेक्ट्रॉन, ये z ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये w, ये W और ये उसका इलेक्ट्रॉन, x y z w। ऐसी कंडीशन में इन दोनों की आपस में नहीं बनी, इन दोनों की आपस में नहीं बनी। W बोला मैं जा रहा हूं और मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूं, ना मुझे तेरा चाहिए ना मैं तेरे को अपना देना। यानी कि W गया, W बोला मैंने, बबलू नहीं बोला। W गया और अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, अपना ही इलेक्ट्रॉन ले गया। अगर मेरी चीज मुझे मिलेगी तो मुझ पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज क्यों आने लगा? ये बात तो क्लियर होनी चाहिए सभी बच्चों को। ऐसी कंडीशन में हुआ क्या कि कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का रह गया, बचा x बचा y और बचा z। इस कंडीशन में अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसा है। ये रहा कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये रहा x और उसका इलेक्ट्रॉन, ये रहा y और उसका इलेक्ट्रॉन, ये रहा z और उसका इलेक्ट्रॉन, w नहीं और उसका इलेक्ट्रॉन भी नहीं। दिस इज द फेज। यहां अगर मैं देखूं तो मैंने क्लियरली लिखा 3 तो बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं, प्लस एक अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनशेयर्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
अनपेयर्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड अनशेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन है तो पेयर कैसे हो सकता है, अनशेयर्ड मतलब सामने कोई नहीं है, एक अनपेयर्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोर्ड पर जरा ध्यान से देखना, मैं दो चीजें बोर्ड पे बना रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा है, मेरा बेटू ध्यान से देखना, HCHH, ये जो एक ऑर्बिटल है वो मैं ऐसे बना रहा हूं, और इस ऑर्बिटल में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे बना रहा हूं, हर एक चीज का रीजन दे रहा हूं। अगला नंबर है RCR और R, ये ऑर्बिटल में ऐसे बना रहा हूं और उसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख रहा हूं। ये 1 लिखा है मैंने 1, लेकिन मैंने पूरा लिखा है, आगे देखना। यहां पर मैंने लिखा है C पर लगाया फ्लोरीन, C पे लगाया फ्लोरीन, C पे लगाया फ्लोरीन, और एक इलेक्ट्रॉन में ऐसे लिख रहा हूं। सर क्या कर रहे हो आप, मैं बताता हूं। ये जो ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल है, लेट्स से px py pz कुछ भी लिख लो, px py pz कुछ भी लिख लो, ये अनहाइब्रिड है। कैसी है मेरी ये बेटा, अनहाइब्रिड, या फिर इसको कह दो प्योर, क्या कह दो इसको, अनहाइब्रिड या प्योर। जबकि ये ऑर्बिटल है हाइब्रिड, ये ऑर्बिटल कैसी होती है, हाइब्रिड। हाइब्रिड है इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। गिनो sp3 कैसे, एक हाइब्रिड, दो हाइब्रिड, तीन हाइब्रिड, चार हाइब्रिड, चार हाइब्रिड का मतलब sp3, जबकि इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। sp2 क्यों है, तीन ही तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड है तो ये इसलिए sp2 आया, तीन सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। व्हाट डज इट मीन, कि ये प्योर है। अब क्यों ऐसा हुआ कि ये जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिड भी हो सकती है और अनहाइब्रिड भी हो सकती है। जब ये अनहाइब्रिड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन जब ये ऑर्बिटल हाइब्रिड है तो ये ऐसा होगा। अब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कब ये अनहाइब्रिड है और कब ये हाइब्रिड है। मैंने इसका रीजन आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया। जब सराउंडिंग एटम आते हैं बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये फ्लोरीन है बेटा, है ना, ध्यान रखना। जब सराउंडिंग एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आते हैं तो सेंट्रल एटम में ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल पास पास आती है, उसकी मिक्सिंग ज्यादा होती है, तो spp सब मिक्स हो गए, sp3 हो गया। लेकिन जो सराउंडिंग एटम R है या हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो मिक्सिंग कम होगी, कम होगी, तो इसलिए S P और P से ही मिला, एक P अनहाइब्रिड रह गया, और ये जो अनहाइब्रिड P है वो आपके सामने, इसीलिए इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, ऐसे पंखे जैसी, जबकि इसकी ज्योमेट्री ऐसे पिरामिडल है, पिरामिडल। आई बात समझ, ये हमारे लिए वो है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग जिसकी डली है कार्बन फ्री रेडिकल, ये वो भाई साहब है। ये कौन से भाई साहब है, दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल, जिसकी हेडिंग ऊपर डली है। ये स्पेसिफिकली CF3 डॉट है, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं करना, ये है कार्बन फ्री रेडिकल। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल बता दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल बता दूं, जिसको अपन एल्काइल रेडिकल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एल्काइल रेडिकल। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले उसका डायग्राम आ गया, यहां आ गया RCR डॉट, या फिर RCRH डॉट, या फिर RCHH डॉट, या फिर HCHH डॉट, ये सब सेम ही। ये कैसा डिग्री हो गया, 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, और दिस इज CH3 डॉट, दिस इज नॉट डिग्री, इसकी कोई डिग्री नहीं दे सकते क्योंकि इसके फर्दर कार्बन नहीं लगे हुए। ऐसी कंडीशन में हम अगर बोलें तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सभी के सभी ट्राइगोनल प्लेनर हैं। सोचिए इसका भी वही काम है कि अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बॉन्ड एंगल की हमसे कोई बात पूछे तो 120 डिग्री का परफेक्ट एंगल है। कोई हमसे पूछे स्टेबिलिटी कैसे, एक मिनट, इसके पहले क्या मुझे ये चीज प्लेनर दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। क्या ये चीज मुझे, सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, क्या ये चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिख रही है, हाँ सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिख रही है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। क्या ये लुईस एसिड है, क्या ये लुईस बेस है, तो आंसर इज नो, ना ये लुईस एसिड है ना ये लुईस बेस है। क्यों, लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर ले ले, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन लेने की तो जगह है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की जगह नहीं है। तो अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नहीं ले सकता तो ये क्लियर है कि लुईस एसिड नहीं है। लुईस बेस वो होता है जो लोन पेयर दे, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तो ये लुईस बेस भी नहीं है। आगे चलते हैं, अब मेरे पास आती है इसकी स्टेबिलिटी।
अगर इसकी स्टेबिलिटी में देखा जाए तो पहला नंबर है रेजोनेंस, दूसरा नंबर है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में अगेन अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे यानी कि 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, सबसे स्टेबल 3 डिग्री होगा। फिर तीसरी चीज इंडक्टिव, इंडक्टिव भी सेम कंडीशन है इंडक्टिव कि प्लस आई होगा तो स्टेबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, माइनस आई होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? अरे ये भिखारी है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इससे इलेक्ट्रॉन और ले लोगे तो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। क्या ये फ्री रेडिकल भी आपके सामने है? स्पेसिफिकली मैंने ये जो बात बताई ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। अगर आप में से किसी बच्चे को लगता है कि सर ये क्या चीजें हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर को देखो, नहीं देखो तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं है, फ्री रेडिकल दोबारा पढ़ा दूंगा। कैसे बनता है, क्या ये होमोलिटिक क्लीवेज से बना या नहीं बना, कैसे क्लीवेज से बना, होमोलिटिक क्लीवेज से बना। ये होमोलिटिक क्लीवेज मैंने आपको समझा दिया। क्या सभी बच्चों को यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार चैट बॉक्स को देखना, मुझे अच्छा लगेगा। अनाया को यस सर बोला अभी भी अनाया ने, बाकी सारे मैसेज रिट्रैक्ट हो गए बेटा, मुझे दिखे नहीं कि क्या लिखा था आप लोगों ने, सारे मैसेज रिट्रैक्ट हो गए, चले गए। फिर भी आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। बड़ा ही लेंदी लेक्चर है, बड़ा ही एनर्जी कंज्यूमिंग लेक्चर है, बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग है। बोलो बेटा। एक दीपू राइडर का कह रहा है कुछ समझ में नहीं आया, क्या चीज समझ में नहीं आई, वापस पूछ बेटा, क्या चीज समझ में नहीं आई? बोल बेटा मेरे, क्या समझ में नहीं आया बच्चा? हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है, वो क्या कि आप में से किसी बच्चे ने मेरा जीओसी नहीं पढ़ा हो, मतलब इंडक्टिव रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन उसने नहीं पढ़ा हो, तो हो सकता है कि उसको ये बात पता ही नहीं हो कि सर रेजोनेंस से स्टेबिलिटी कैसे आएगी या जाएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी कैसे आएगी या जाएगी, या इंडक्टिव से कैसे आएगी या जाएगी। हो सकता है कि उसको पकड़ में नहीं आया हो क्योंकि उसने जीओसी वाला पार्ट नहीं पढ़ा। अब सोचो कि मेरी हर एक क्लास में मैं पुराने वाली क्लास को सिर्फ इन्वॉल्व कर सकता हूं, दोबारा तो कैसे पढ़ाऊं? अगर कोई मुझे बोले कि सर रेजोनेंस कैसे, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे, या इंडक्टिव कैसे, तो मैं उस बात को कैसे, क्योंकि देखो मैं फिर वही बात है कि मैं टच करके निकल नहीं सकता। अगर मैं रेजोनेंस को बताने लगूंगा तो मुझे पूरा डिटेलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो टच करके निकलने का तो मतलब ये है कि आपको जरा सा टेस्ट करा के वापस कॉफी ले ली। अब ऐसी कंडीशन में आपको मन भी हो गया कॉफी पीने का और आप पी भी नहीं पाए, तो वो और ज्यादा मतलब कह सकते हैं ना तड़पती कंडीशन हो जाएगी। इससे बेटर ये है कि आप प्लेलिस्ट पे जाओ, उस पे जाके ढूंढो कि मैंने जीओसी कहां पढ़ा रखा है, उस जीओसी में जाके इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर दोबारा पढ़ लो, क्या टेंशन है। इसीलिए तो सब चीजें सेव्ड हैं, आपके लाइक लेक्चर्स में भी मौजूद होगा, हो सकता है कि आपकी प्लेलिस्ट आपने बना रखी है उसमें मौजूद हो, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो कि जो मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है जो कि ऐप बना रखी है ना, उस ऐप पे जाकर भी ढूंढ सकते हो। चलिए यहां पर अपन इस चीज को रोकते हैं और आगे बढ़ेंगे और अगले टर्न के ऊपर हेडिंग डालेंगे रिएक्शंस। हम टोटल जो 5 तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे, कौन कौन सी रिएक्शंस? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये 5 तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे। इन 5 तरह की रिएक्शन में आप लोगों की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर होगी। हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक जो समझा है मुझे लगता है सभी को क्लियर है। मैं आप लोगों को फिर से एक चीज कहना चाहूंगा, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। ये जो प्लस सिलेबस है, जितनी मेहनत यहां पर आपको यूट्यूब पे दिखती है कि मैं आपके लिए करता हूं, सोचिए यहां पर एक रैंडम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी मेहनत यहां पर भी वही है। लेकिन सोचिए कि अगर मैं प्लस के ऊपर आप लोगों को जानूंगा और उनको मैं वो चीज पढ़ाऊंगा, तो
मुझे आपके बारे में पता होगा कि आप में से किसको क्या आता है और किसको क्या नहीं आता है। तो इसको चीज को आप लोगों के लिए कितना भयंकर बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं आपको जानता हूं। इसीलिए 23 जून, अभी ऑलमोस्ट एक वीक बचा है। इस एक वीक से आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड अदर क्लियर, ठीक है बेटा। तो इस एक वीक के अंदर आप लोगों के पास टाइम है, इस SGC 10 कोड को यूज करें। और अलग अलग सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, इस बैच को 9 जून से जो स्टार्ट हुआ था, ये बैच 9 जून से स्टार्ट हुआ था, ये बैच 9 जून से स्टार्ट हुआ था, ये बैच 9 जून से स्टार्ट, ये सारे बैचेस, इनको भी ज्वाइन करने का मौका आपको मिल सकता है। आपको करना क्या है, SGC 10 कोड यूज करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर आप नीट 2022 या 2023 किसी को भी प्लान कर रहे हैं तो आप उस तरह का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको लगता है नहीं सर मैं तो ट्राई करना चाहता हूं, तो आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसको ट्राई करोगे, अनअकैडमी को या एडुकेटर को? किसको ट्राई करोगे? एडुकेटर को 16 से 17 साल का रैंक प्रोड्यूसिंग एक्सपीरियंस है, तो उसको ट्राई क्या करोगे आप? मतलब यू कैन नॉट जज अ जज। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो जो चीज बोल रहा है वो उसके एक्सपीरियंस बोल रहा है। मतलब मैं जो अच्छा एक बात बताओ, जो आज आपने अभी कंटेंट पढ़ा था बोर्ड के ऊपर, क्या आपको कहीं पर भी ऐसा लगा कि मेरे नॉलेज में कमी होगी? मैंने अपनी तरफ से बेस्ट आपको बता दिया, एक चीज। दूसरी चीज कि अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी को जज करना है, तो मतलब आप कितनी अजीब सी बात कर रहे हो। सोचो कि कितनी बड़ी कंपनी है, यू कैन नॉट जज दिस कंपनी कि ये अच्छी है कि बुरी है। बिकॉज यहां पर आप लोगों को जो चाहिए वो है ना, आपको टेस्ट चाहिए वो है, आप लोगों को एडुकेटर चाहिए बेस्ट कोटा के, जो भी आपको लगता है कि यार वो एक हब हुआ करता था, और वो भी उस इंस्टीट्यूट जो जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट इस रैंक प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था, उसका टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो आप जज नहीं कर सकते। तीसरी चीज की कंटेंट जितना आपको अनअकैडमी पर मिलेगा, एक साथ उन्होंने इतनी इतनी बड़ी टीम लगा रखी उस कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या क्या टेंशन है? आप क्यों ये सोच रहे हो कि सर बुरा तो नहीं हो जाएगा? अरे बुरा तो ये हो रहा है कि आप उसको ज्वाइन करके ज्वाइन नहीं करके टाइम खराब कर रहे हो। वो टाइम खराब नहीं करना है, वो एक बुरी चीज हो रही है, वो बुरा नहीं होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन आपको 1 ईयर पर का लेना है या 2 ईयर का लेना है वो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मुझे सीबीएसई की भी तैयारी करनी है, तो आप सीबीएसई का भी ऐड ऑन कर दो। उससे इन्होंने और ऑफर बढ़ा दिया, 15% एड ऑन कर दिया है, इधर 20% एड ऑन कर दिया है। मेरा 10% रेफरल कोड आपके पास है ही, SGC10 को यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट वैसे भी मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यहाँ 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये अनअकैडमी जो है ना, उसका मेजर पार्ट आप लोगों को किसी भी तरीके से एजुकेशन सप्लाई करना है। अब आप सोचिए कि सर इतना फ्री क्यों देते हैं? ये फ्री नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को सब कुछ फ्री देना गलत है, इसलिए कुछ थोड़ा सा आपसे एक टोकन अमाउंट लिया जाता है, सो दैट कि वो भी सिंसियर हो और पढ़ाने वाला भी सिंसियरली पढ़ाए। ये बात मैंने एक दिन आपको सिखाई थी कि व्हाई देयर इज अ फीस इन्वॉल्व इन द एजुकेशन। एजुकेशन में फीस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, बस इसीलिए। अदरवाइज फ्री कंटेंट यार, कोई रिलायबिलिटी नहीं होती है फ्री कंटेंट की। पढ़ा दिया नहीं पढ़ा दिया तो यू कैन नॉट, मुझ पे आप फोर्स नहीं कर सकते। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वही बस सिर्फ मतलब आप अपने पर्टिकुलर यहां पर आकर अपनी एक 3 मंथ के ऊपर 1 मंथ, 12 मंथ पे 3 मंथ, 24 मंथ पे 4 मंथ ले सकते हो। इसमें सीबीएसई इन्वॉल्व नहीं है, इसके पहले वाले में सीबीएसई था, ठीक है। यहाँ पर अनअकैडमी कॉम्बैक का एग्जाम दो, प्रैक्टिस करो, स्कॉलरशिप लो, स्कॉलरशिप पे स्कॉलरशिप लेते रहो, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहो, स्कॉलरशिप पे स्कॉलरशिप लेते रहो। यहाँ पर SGC10 इज द कोड यू कैन यूज, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो मेरी तरफ से मैंने आपको एक्सप्लेन करा व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। और एक बात बताऊं, अगर मैं और आप दो ही जने इस क्लासरूम में हैं, तो सोचो आपको 1 बाय 1 एक टीचर मिल रहा है, आपको भीड़ में नहीं बैठना पड़ रहा है। वहीं आप कोटा आते, इससे कहीं ज्यादा 3 गुनी या 4 गुनी फीस देते, वहां रहते और इतनी भीड़ में पढ़ते, आवाज नहीं आती कभी कभी आपको मतलब बहत, मतलब कह सकते हैं ना, पता नहीं क्या क्या कंडीशंस होती है आपको। अभी आपको यहाँ पर फील क्या आ रही है? मैं आपको पर्सनली पढ़ा रहा हूं बिकॉज मैं ही आपको दिख रहा हूं।
आपको आसपास कोई नहीं है, आपके घर वाले। एक और बताता हूँ, मैं भी जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ उनको भी ऑनलाइन मोड में ही लेता हूँ। मैं इनफैक्ट अभी 2-3 बार उनको डांटा बच्चों को। भाई उनका तो क्या है, वो माइक ऑन करते हैं, हम लोग बात भी कर सकते हैं ना आराम से, हम तो डुअल कम्युनिकेशन होता है वहां पे। अनअकैडमी ने भी अपनी ऐप पे वो फीचर डाल दिया है। तो कई बार जैसे अपना माइक ऑन करते हैं, पीछे से आवाज आ रही होती है, अरे भाई चाय बना दे, ऐसे आवाजें आ रही होती है पीछे से। वो फिर मैं उनको डांटता हूँ, यार तुम आइसोलेटेड स्टेट पे पढ़ा करो, ये ऐसे कोई साथ में कोई ग्रुप में ऐसे बैठ के थोड़ी पढ़ाई होती है। मैंने कहा अपने हेडफोन लगाया करो और साइड में कहीं एक जगह बैठा करो जहां आवाज ना आए। उससे क्या होगा, आप एकदम कॉन्सेंट्रेट करोगे, बिकॉज दिस इज द बेस्ट पार्ट कि आप 1-to-1 पढ़ रहे हो। दिस इज द बेस्ट पार्ट। मैंने आपको बताया, मैंने मेरी डॉटर को भी ऑनलाइन, अभी तो क्लासेस उसकी स्कूल से ऑनलाइन चल रही है, वो भी 1-to-1 वैसे चलती है जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सेम प्लेटफॉर्म है, वही माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू चलती है। लेकिन उसको मैंने अदर देन दैट, मैं नाम नहीं बोलूंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उसने अदर देन दैट भी क्लासेस अटेंड करती है शाम को, जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि वो स्कूल की पढ़ाई करती है, वो कुछ और पढ़ती है। तो वो जो चीज वो पढ़ती है, वो मैंने उसको बाकायदा पैसे देकर और कंप्लीट कराया है, सिलेबस सिलेबस बाकायदा परचेज किया है, बिकॉज मुझे फेथ है कि उससे उसको वो कुछ सीख रही है। मैंने भी उसको शुरू के दिनों में कुछ दिन पढ़ाया, मैंने देखा कि वो गेन कर रही है कि नहीं। जब मुझे लगा कि नहीं, टीचर भी बहुत मेहनती है, वो खुद भी मेहनती है, तो मैंने उसको ज्वाइन करवाया और बाकायदा पे किया। मैंने पे किया है ना, मेरे को मालूम है कि वो कंटेंट सही है, तो मैंने पे किया। अगर आपको लगता है ये कंटेंट से सही है तो यू मस्ट पे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ फेक नहीं है। यू कैन नॉट, मतलब एक 1200 करोड़ रुपए की कंपनी को आप फेक नहीं बता सकते। इट्स एक्चुअली ह्यूज कंपनी विच इज, मतलब कोई भी इसको कवर अप नहीं कर सकता, कोई भी इस चीज को एक दिन के अंदर खत्म नहीं कर सकता। आज ये कंपनी स्टार्ट हुई है, इट इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। यू कैन नॉट इमेजिन कि इसको कैसे आप लोग, आपके लिए, लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही है ये कंपनी। इस कंपनी का जो ऐप है, उस ऐप की क्या कॉस्ट है, यू कैन नॉट इमेजिन। उस ऐप के अंदर इन्होंने कितने फीचर्स डाले, हर एक फीचर पे कितनी मेहनत लगती है डालने में। ये सब चीजें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि एक मोड बदला जाए, एक बेस्ट कम्युनिकेशन हो, जो बच्चा अपनी रिमोट लोकेशन पे बैठकर भी एक्सेस कर सकता है। आप खुद सोचिए ना, आप किसी भी जगह पर, आप किसी पहाड़ी पर भी बैठे हो, कहीं पे जहां पर इंटरनेट आता है वहां पर, या फिर अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी आता है तो जहां आए वहां से रिकॉर्डेड लेक्चर अपने साथ ले जाइए और वहां पर बैठ के पढ़िए। लेकिन यू कैन स्टडी फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। जो बच्चा मेरे पास कोटा नहीं आ सकता है, वो भी वहां पर पढ़ सकता है। यही तो सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप इस प्लेटफॉर्म की इज्जत करेंगे। इसकी इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है एजुकेशन को स्प्रेड करने का, उसका आप एक बेनिफिट लेंगे। एक एजुकेटर जो बड़ी ऑलमोस्ट 1.25 घंटे से बोल रहा है, उसका भी आप एक इज्जत रखते हुए उसको समझेंगे कि यार अगले ने अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत करके आपको दिखाया। आई एम रिलेटिवली इमोशनल, मैं बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं हूँ, जैसे कोई हीरो टाइप मैं अपनी आप को नहीं प्रेजेंट कर सकता। बट जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो एग्जैक्टली दिल से बोल रहा हूँ। जो मैंने पढ़ाया वो भी दिल से पढ़ाया, मैंने कहीं पर भी 1% भी बेईमानी नहीं। इस बात का अगर आपको विश्वास है तो जरूर अपन साथ चलेंगे, लंबा साथ चलेंगे, आपके एग्जाम तक में अपन साथ चलेंगे। मैं आपको कह रहा हूं ना, आज मैं आपके साथ अनअकैडमी पे खड़ा हूं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर कोई सरकमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि मैं अनअकैडमी पे आपके साथ नहीं हूं, तो मैं आपको फिर भी वहीं से, जहां पर मैं होऊंगा वहां से भी ऐसे ही पढ़ा दूंगा। लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट कराना अगर एसडी सर ने जिम्मेदारी ली है, तो एसडी सर उसको पूरा करके दिखाएंगे। आज तक पहले भी ऐसा हुआ, आप में से कोई भी बच्चा अपने किसी भी फ्रेंड से जो मुझसे कभी पहले पढ़ा होगा, कोटा में कभी मुझसे पढ़ा होगा, मेरे किसी भी एक्शन पर उसको डाउट नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है कि मैंने आज तक किसी भी जगह पर किसी को डिच किया हो, ऐसा नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो इट्स बस जस्ट माय फीलिंग जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के ऊपर। 7 क्वेश्चन से करेक्ट हुआ है कॉम्बैक टेस्ट में। अरे सुशांत, वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, सुमन केसरी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझसे कुछ पूछना है, उसमें से जो एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ, या फिर वो जो 6 क्वेश्चन सही है उसमें से कोई आपने हो सकता है कि जस्ट एक टिक कर रहा हो विदाउट जस्ट कॉन्फिडेंस, तो वो भी आपको अगर मुझसे डाउट पूछना है तो आई एम अवेलेबल, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। जब भी आप मुझे बोलोगे मैं आपको वो डाउट बता दूंगा। ठीक है, वेरी गुड मेरा बेटा, वेरी वेरी नाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। कल सुबह 8 बजे वाली क्लास को अटेंड करना मत भूलना। अगर तबीयत भी खराब है तो लेटे लेटे पढ़ लेना, लेकिन अटेंड जरूर करना। और आज वाले नोट्स मैं अभी भेज रहा हूं, उनको हाथ से लिख लेना। ठीक है, बाय बाय, सी यू बेटू, टेक केयर।